जानवर हमसे भी पहले आए थे अर्थ पे। कुछ 10 मिलियन साल पहले डायनासोर यहाँ होते थे सारे। इंसान तो बहुत बाद में आया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जानवर अभी तक जानवर है और हम इवॉल्व कर गए। तो क्या वजह थी कि हम क्यों इवॉल्व कर गए और वो आज तक वैसे ही क्यों है? सिर्फ एक फ़र्क था और वो था कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं इंसान हूँ। आज का हम, क्योंकि लेक्चर मेरा कैंसर पे था, मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ बेसिकली, तो ऑन्कोलॉजी का, तो उसमें मैंने फिर ऑन्कोलॉजी के साथ उसको लिंक किया था ज़्यादा, जेनेटिक्स को, ऑन्कोलॉजी को, और उसके साथ मैंने हिस्ट्री, मोटिवेशनल, और मैं जो ख़ुद किताब लिखी है मैंने, अब 1-2 महीने में आएगी मार्केट में, लॉन्चिंग उसकी, द एनलाइटनमेंट उसका नाम है। तो उसको मैंने फिर लिंक किया है इन सारी चीज़ों को, क्योंकि दे आर इंटर रिलेटेड मेरे ख़्याल में, ये सब कुछ जो है। तो मेरे हम जो फ़र्क था ना इंसान और जानवर में, जानवर हमसे भी पहले आए थे अर्थ पे, ठीक है। वो कोई 10 मिलियन साल पहले डायनासोर यहाँ होते थे सारे। इंसान तो बहुत बाद में आया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जानवर अभी तक जानवर है और हम इवॉल्व कर गए। तो क्या वजह थी कि हम क्यों इवॉल्व कर गए और वो आज तक वैसे ही क्यों है? सिर्फ एक फ़र्क था, जस्ट वन डिफरेंस, और वो था ये एक फ़िलासफ़र था फ्रेंच, डिस्कार्टस। तो उसने कहा था कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं इंसान हूँ। तो जो फ़र्क है बेसिक जानवर और इंसान में, और ये सारी जो प्रोग्रेस हमने की, इतनी तरक्की की, वजह सिर्फ ये थी कि इंसान सोच सकता है। थिंकिंग पावर जो है इंसान की, वो आपको लेके जाती है ऊपर। ये सब इट्स ऑल ऑन योर टॉप स्टोरी, यहाँ ही पे है सब कुछ जिससे आप राइज़ करते हो। सो ये इंसान की स्टोरी है इन अ शॉर्ट वर्ड, जो कि मेजर आप कह लो डेवलपमेंट है कि ये स्टोन एज थी हमारी। ये अब से कोई 5000 साल या 6000 साल पहले आप कह लो। अब 2000 मतलब जो है BC, बिफोर क्राइस्ट, आप अगर 3500 साल पीछे चले जाओ, यानी अब से कोई 5,500-6 हज़ार साल पहले, तो तब स्टोन एज थी। लोग स्टोन के टूल यूज़ करते थे हर चीज़ के लिए, शिकार के लिए भी स्टोन टूल, खाना बना, हर चीज़ के लिए स्टोन टूल होते थे सिर्फ। फिर कोई 5000 साल पहले व्हील में डिस्कवरी हुई कि इंसान ने, उससे पहले सिर्फ एक फ़ायर ईजाद हुई थी और उसका भी मकसद था कि जानवरों को ज़रा दूर भगाना, और कोई इंसान ने कुछ नहीं किया मिलियन ईयर्स तक। व्हील ईजाद हो गया, उन्होंने कहा जी बहुत तीर मार लिया हमने व्हील, इससे इंसान की मोबिलिटी हो गई, मूवमेंट आसान हो गई, लॉजिस्टिक्स आसान हो गए। तो दैट वाज अ बिग इन्वेंशन। ये मेसोपोटामिया में जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामिया है, जो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशंस कहते हैं, जहाँ से शुरू हुई। मेसोपोटामिया वाज द फर्स्ट, जो कि अब इराक है, और ये ज़्यादा रिवर के पास ही होती थी। तो वहाँ यूफ्रेटस और वो है रिवर, तो वहाँ पे हुई। उसके बाद इंडस पे हुई सिविलाइजेशन, इंडस रिवर की वजह से। फिर नाइल के ऊपर इजिप्शियन सिविलाइजेशन हुई, और येलो रिवर के ऊपर चाइनीज़ सिविलाइजेशन। तो ये सब क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन वहाँ से हुई। सबसे पुरानी मेसोपोटामिया थी, जो वहाँ पे व्हील ईजाद हुआ। हमारी कंट्रीब्यूशन ये है कि इंडस सिविलाइजेशन में सबसे पहले राइटिंग की टैबलेट मिली है हमें। सो सबसे पहले राइटिंग जो थी वो हमारे रीजन से, मोहनजोदाड़ो, ये जो एरिया, यहाँ से शुरू हुई। और अब हम सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। यानी इस टॉक के बाद मैं एक बटन दबाऊंगा तो ये मेरा मैसेज पूरी ग्लोब में, दुनिया में चला जाएगा। इट्स अ फिनोमिनल। अगर आप सोचो तो ये बहुत बड़ी बात है कि स्टोन और इससे निकल के हम इस लेवल पे आ गए हैं कि एक क्लिक करने से मेरा मैसेज पूरी दुनिया में चला जाएगा, होल ग्लोब। तो दिस इज़ माइंड ब्लोइंग। ये बहुत एक अमेजिंग सोच ही है अगर आप इसको सोचो। और क्योंकि मेरी टॉक जेनेटिक्स पे थी, तो ये मैंने फिर एक मशीन लगाई थी जिसको नेक्स्ट जीन सीक्वेंसिंग कहते हैं, जो आपकी पूरी DNA को आधे घंटे में एनालाइज कर देता है। और फिर जाहिर है रोबोटिक्स आ गए हैं। अब हमारे ऑपरेशन भी जो हैं वो भी रिमोट साइट से बैठ के रोबोटिकली आप पूरा ऑपरेट कर लेते हो। सर्जन ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो, बेशक पेशेंट आपका इंग्लैंड में होगा, वो सारा रिमोटली ऑपरेट करेगा वहाँ से बैठ के, थ्रू द आर्म्स, ये जो कंप्यूटराइज्ड है सारा। और अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हैं, जिस पे हमने ब्रेन और कंप्यूटर को एक्चुअली कंबाइन कर दिया, कि जो ह्यूमन ब्रेन है विच इज़ सुपर कंप्यूटर, और साथ हमने
कंप्यूटर को मिला के अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ गए हैं, विच इज़ अ ग्रेट। सो ये क्योंकि ये थेरेपी एक है, इसलिए मैं थोड़ी सी आपको थेरेपी का ये बताऊंगा कि ये आजकल हम कैंसर के लिए नए ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, और ये ड्रग पहले यूज़ नहीं थे होते। पहले कीमोथेरेपी होती थी, तो जो कीमोथेरेपी होती थी वो आपके जो हेल्दी सेल्स हैं उनको भी डैमेज करती थी, कैंसर सेल्स के अलावा। अब हम मोलेकुलर ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं जो कि जीन्स के ऊपर, क्योंकि कैंसर में होता है कि अल्टीमेटली कि आपकी जीन्स डिफेक्टिव हो जाती है या म्यूटेशंस हो जाती हैं उनकी। कोई भी फैक्टर है, कोई रेडिएशन है, कोई केमिकल्स हैं, कोई भी कैंसर जो कॉज करता है एजेंट, सिगरेट स्मोकिंग है, वो असर आपकी जीन पे करता है और वो जीन म्यूटेट हो जाती है। फिर वो जीन एक जो प्रोडक्ट बनाती है, जो प्रोटीन्स जीन होती है, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है क्रोमोसोम्स के ऊपर, तो वो कोड करती है कोई ना कोई प्रोटीन को, ठीक है। तो वो जो प्रोटीन होती है वो आपकी एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक। तो ये कैंसर में ये होता है। तो ये जो हम ड्रग यूज़ करते हैं, ये हम वो जो डिफेक्ट है जीन का और वो जो प्रोटीन बना रही है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं, उसके इफेक्ट को प्रोटीन के। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये सिर्फ कैंसर सेल पे असर करेगी, ये हेल्दी सेल्स पे नहीं करेगी। तो वो जो पहले आपके ब्लड सेल्स कम हो जाते थे, वाइट ब्लड सेल्स, इन्फेक्शन हो जाती थी, लोग उससे मर जाते थे, फिर बाल गिर जाते थे, कोई भी नॉर्मल सेल जो ग्रो कर रहा है वो डेड हो सकता था, लेकिन अब इसकी वजह से नहीं होती। तो ये हम जो पेशेंट है उसको हम उसकी जेनेटिक डिफेक्ट के मुताबिक उसको ड्रग देते हैं। सो ये हमारी जर्नी, जो मेरी फील्ड में आप कह लो, ये थी कि हमने शुरू किया था, एक ऐसी माइक्रोस्कोप थी जिसके ऊपर लाइट भी हम सूरज की डालते थे। ये बहुत अरसे की बात नहीं है, ये मतलब कह लो 40-50 साल पहले की बात होगी। और अब ये जेनेटिक प्रोफाइलिंग हम कर रहे हैं, ये सारी जीन्स हैं इसके ऊपर, और अब सारी जीन्स को देख के जेनेटिक्स और कहाँ हम जाएंगे नेक्स्ट हमें नहीं पता। जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं आगे, आई डोंट नो फ्यूचर क्या होगा और कितनी देर में ये कुछ होगा। ये तस्वीर मैंने लगाई है, ये मेरी मदर की है। ये थी प्रोफेसर, डॉक्टर थी, प्रोफेसर थी फातिमा जिन्ना में। इनको कैंसर हुआ था, तो लेट 80s की मैं बात बता रहा हूँ, बहुत अरसे की बात नहीं है। लेट 80s में इनके डॉक्टर का मुझे फ़ोन आया, ऑन्कोलॉजिस्ट का, MD एंडरसन ह्यूस्टन, अमेरिका में इनका ट्रीटमेंट हो रहा था। उसने कहा जी आपकी मदर के पास 3 मंथ्स हैं, क्योंकि जो कैंसर है इनका वो ओवरी से निकल के ब्रेन में चला गया है, जिसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। तो उसने कहा इसके ब्रेन में इनके मेट्स हैं, तो इनको 3 महीने मिलेंगे बिल्कुल। तो मैं इंग्लैंड में था, तो मैंने कहा ये हो सकता है कि कुछ 6 महीने मिल जाएं, साल मिल जाए हमें। उसने कहा कि नहीं सॉरी, इससे ज़्यादा हमारा तो कोई केस नहीं हुआ जिसके ब्रेन में मेट्स हों और वो 3 महीने से ज़्यादा ज़िंदा रहे। एंड एग्जैक्टली 2 मंथ्स के बाद इनकी डेथ हो गई थी। और मैं सोचता था कि अगर ये आज होती तो शायद हम इनको 2 से 5 साल दे सकते थे विद दिस न्यू ड्रग्स, मोलेकुलर ड्रग्स के साथ हम इनको एटलीस्ट 2 या 5 साल तक भी दे सकते थे ब्रेन में फैलने के बावजूद। और अब से अगर ये कोई 20-25 साल के बाद होती यहाँ पे, तो हो सकता है हम कहते हैं कि आपका कैंसर तो क्यों मतलब कंट्रोल हो जाएगा दवाइयों से, हो सकता है आपकी किसी और वजह से आपको हार्ट अटैक हो या कुछ हो, कैंसर से डेथ नहीं होगी आपकी। तो ये फ्यूचर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस वक्त। सो इट्स वेरी कि इतना रैपिडली हम ये देख रहे हैं कि 80 से लेकर अब तक इतना डेवलपमेंट ऑन्कोलॉजी में, कैंसर में हुई है। अच्छा जी, ये बहुत मज़े की स्लाइड है। ये मैं खड़ा हूँ और ये बोर्ड पे अगर आप देखोगे तो इस पे लिखा हुआ है कि ये वो जगह है, वो ये था पब था, ये कैम्ब्रिज में है। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड कह लो कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शुमार, पहली टॉप की जो 5 रैंकिंग है उसमें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज है। तो कैम्ब्रिज में बहुत ज़्यादा साइंटिफिक लोग आए, ऑक्सफोर्ड में ज़्यादा वर्ल्ड लीडर्स वगैरह आए जिन्होंने, लेकिन जो साइंस था वो ज़्यादा कैम्ब्रिज में बहुत ज़्यादा था उसका। सो ये वहाँ पे क्रिक और वॉटसन 2 थे स्टूडेंट्स हैं ना उस ज़माने, मेरे ख्याल में दे वर टीचिंग, दे प्रोफेसर वॉट एवर। तो उन्होंने ये जो पब था इसमें बैठ के अनाउंसमेंट की कि हमने ह्यूमन DNA डिस्कवर कर लिया है 53 में। तो उसको हम क्रिक वॉटसन मॉडल कहते हैं। जो ह्यूमन DNA आपने देखा होगा हेलिकल सा स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन DNA का, तो वो क्रिक और वॉटसन मॉडल उसका नाम है। तो यहाँ पे उन्होंने ये ईगल पब है जिसमें उन्होंने बैठ के अनाउंस किया था। और ये वो टेबल है,
तो हमने स्पेशली ये टेबल बुक किया था कि जिस पे उन्होंने बैठ के अनाउंसमेंट की थी कि जी हमने डिस्कवर कर लिया। तो बड़ी फीलिंग होती है आपको कि यार ये वो जगह है इतनी हिस्टोरिक जहाँ पे ह्यूमन जीन का उन्होंने डिस्कवर किया था। तो ये मेरा फ्रेंड है, ये ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट है वहाँ कैम्ब्रिज में, ये मेरी मिसेज़ हैं, ये उनकी मिसेज़ हैं। सो वी हैड अ नाइस फिश एंड चिप्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो थी वो आप सोचो कि 90s ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था एक। सारी दुनिया ने मिलकर डिसाइड किया कि हमने ह्यूमन जीनोम को डीकोड करना है। एक क्रोमोसोम की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कितने हमारे बिलियंस ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन हर क्रोमोसोम पे एक ही आपका जेनेटिक कोड होता है। तो सब ने डिसाइड किया कि हमने ह्यूमन जीनोम को डीकोड करना है अब। और ये फिर न्यूज़ वीक का एक कटिंग है, इसमें अपडेट देखो 2000 की, कि जब ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा था तो बड़ी लोगों में था एक्साइटमेंट। और ये जो प्रोजेक्ट था, जस्ट इमेजिन ये 13 साल लगे इसको कंप्लीट होने में। इस प्रोजेक्ट को $3 बिलियन खर्च हुए इसके ऊपर। 6 मुल्क मिल के, जिसमें 20 यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर्स थे, सब ने मिल के तो ह्यूमन जीनोम को डीकोड किया। 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं एक क्रोमोसोम के ऊपर, 3 बिलियन बेस पेयर, और उनको डीकोड करके उन्होंने ह्यूमन जीनोम पूरी डिस्कवर कर ली। ठीक है। और मज़े की बात यह है कि अब ये मशीन जो है, ये 2006 की बात है ना, आज ये मशीन आपको आधे घंटे में पूरी ह्यूमन जीनोम डीकोड कर देगी। माइंड ब्लोइंग चीज़ें हैं ये, कि जिस चीज़ को 6 मुल्कों ने 13 साल में $3 बिलियन खर्च करके डिस्कवर किया, वो ये मशीन आपको आधे घंटे में बता देगी। तो ये स्पीड है आजकल हमारी प्रोग्रेस की, मैं बता रहा हूँ टेक्नोलॉजी में, कि हम किधर जा रहे हैं। ये मैं आपको नहीं बताऊँगा ये हम कि किस तरह करते हैं जीन की प्रोफाइलिंग। सिर्फ मैं आपको बता दूं कि इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। ये जो NGS है, नेक्स्ट जीन सीक्वेंसिंग, ये जो मैंने मशीन दिखाई है आपको, उसके थ्रू होता है। फिर आप PCR करते हो आजकल बहुत है, फिर फिश टेक्निक करते हो, और ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ये इस तरह हमें वो पता चल जाता है कि कौन सा क्रोमोसोम की डिफेक्टिव है, ये जो जितने हाईलाइट हुए हैं। क्योंकि क्रोमोसोम में डिफरेंट होता है, या ट्रांसलोकेशन होती है, एम्पलीफिकेशन होती है, वटेवर। सो वो आप डिस्कवर करते हो। ये चीज़ें मैं आपको जो है ना, हाँ ये आपके लिए इंटरेस्टिंग है ज़रा, क्योंकि ये जो जीन्स हैं ना जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हम सब में है। ठीक है ना, हम सब में ये जीन्स मौजूद हैं, और इनको हम कहते हैं प्रोटो-ऑन्कोजीन्स। और इनका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि नॉर्मली भी बॉडी में ना सेल आपके डिवाइड हो रहे होते हैं, लेकिन वो सेल एक रेगुलेटेड होते हैं। उनकी जो डिवीजन है, अगर 1 से 2 बन रहे हैं, 2 से 4, तो ये सारा मैकेनिज्म बड़ा रेगुलेटेड होता है। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि कैंसर में सेल डिवीजन अनलिमिटेड हो जाती है। कैंसर है क्या बेसिकली? कैंसर सिर्फ ये है कि सेल जो होते हैं ना वो डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, फिर वो बड़ा सा मैस बन जाता है, ग्रोथ बन जाती है, फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है और चीज़ों को, और आहिस्ता आहिस्ता इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये जो जीन्स हैं, ये जो कोड करती हैं ना जिन प्रोटीन्स को, वो सब वो प्रोटीन्स हैं जो सेल की ग्रोथ करती हैं। ठीक है। और जब वो जीन्स डिफेक्टिव हो जाएं, यानी या म्यूटेशन हो जाए उनकी, और कोई भी चीज़ म्यूटेशन कर सकती है, तो मैंने कहा सिगरेट स्मोकिंग है, रेडिएशन है, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। कुछ का हमें पता है, कुछ को नहीं पता। ये सारी चीज़ें उन जीन्स को इफ़ेक्ट करती हैं, प्रोटो-ऑन्कोजीन्स को, फिर वो ऑन्कोजीन बन जाती है। फिर उनका प्रोडक्ट एबनॉर्मल होता है, और उसकी वजह से सेल की ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाती है, और सेल अनलिमिटेडली डिवाइड करना शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ कैंसर। सो ये जो फिर जीन्स हैं, इनके अगेंस्ट हम ड्रग बना रहे हैं, ताकि ये जो स्पेसिफिक जीन है, इसके लिए हमारे पास एक टारगेट आ जाए। इसलिए इसको टारगेटेड थेरेपी कहते हैं, कि हमें वो टारगेट पता हो कि ये जीन डिफेक्टिव है, ये बना रही है, जिसकी वजह से सेल डिवाइड कर रहा है, इसको हमने रोकना है। तो वो ड्रग के थ्रू हम उसको रोक सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। और एक और जीन का ग्रुप है जिसको हम MMR जीन कहते हैं। ये जीन का काम ये है कि जब DNA डैमेज होता है ना, तो ये जीन्स नॉर्मली उसको रिपेयर कर देती हैं, क्योंकि अगर रिपेयर हो जाएगा तो फिर जो अगली जनरेशन है सेल्स की, उसमें वो डिफेक्ट नहीं जाएगा। ठीक है। तो अगर ये जीन्स डिफेक्टिव होंगी तो वो जेनेटिक जो DNA डैमेज है वो अगले सेल में, फिर अगले सेल, वो फिर चलता जाएगा। तो नॉर्मली ये जीन्स बड़ी इंपॉर्टेंट काम कर रही होती हैं। जैसे कोई डैमेज हुआ DNA, साथ इन्होंने उसको रिपेयर कर दिया। ओल्ड एज में ये जीन्स वैसे भी इनएफिशिएंट हो जाती हैं, इसीलिए ज़्यादातर कैंसर ओल्ड एज में होते हैं,
क्योंकि ये मैकेनिज़्म आपका थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। तो इनके भी अगेंस्ट हम ड्रग्स बना रहे हैं ताकि जीन्स रिपेयर आपकी हो जाएं और डैमेज अगली जनरेशन में ना जाए और वो फिर क्योर हो जाए। फिर एक हम इम्यूनोथेरेपी आजकल दे रहे हैं कि इंसान का जो अपना इम्यून सिस्टम है उसको हम बूस्ट करें ताकि वो कैंसर के ख़िलाफ़ भी खुद ही लड़े। जिस तरह बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ होता है ना, एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जो भी आपका फ़ौरन आप चीज़ आती है उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और ख़ुद फाइट करते हो, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कैंसर सेल को भी बॉडी समझे कि जैसे ये बाहर से कोई बैक्टीरिया आया है, कोई वायरस आया है और इसके अगेंस्ट हमने अपना डिफेंस करना है और इसको किल करना है कैंसर सेल को, तो वो इम्यूनोथेरेपी है। तो आप अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम को बूस्ट करो ताकि सो वो भी टारगेटेड में आ जाती है आजकल। सो ये वो डिफरेंट टारगेट्स हैं जिनको, ये एक्चुअली एक सेल है, ठीक है, और ये सेल का न्यूक्लियस है। तो इसके ऊपर ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अगेंस्ट हम ड्रग बना सकते हैं, ठीक है ना। तो या ये सेल के बाहर होंगे जिनको हम ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, या ये सेल के ऊपर होंगे जिनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं, या ये प्रोटीन्स होंगी जो सिग्नल बाहर से अंदर लेकर आती हैं, और ये है जो कि डीएनए को फिर रेप्लिकेट करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। सो होता क्या कैंसर में कि एक सिग्नल है, बस एक सिग्नल बाहर से आ रहा है ग्रो करने का। वो कहते हैं सेल को कि तुम ग्रो करो फास्ट, ठीक है, और वो फिर पहले सिग्नल बाहर से आता है, फिर वो रिसेप्टर पे आके लगता है, फिर रिसेप्टर से वो एक प्रोटीन जाती है न्यूक्लियस में, वो न्यूक्लियस को कहती है क्योंकि अल्टीमेटली न्यूक्लियस ने डिवाइड करना है, वहाँ पे न्यूक्लिक एसिड और आपका डीएनए है, डीएनए इज़ विद इन द न्यूक्लियस। तो वो डीएनए को फिर कहती है रेप्लिकेट करो, तुम डिवाइड करो। तो अगर हम इसको ब्लॉक कर दें किसी भी लेवल पे, यहाँ पे ब्लॉक कर दें, यहाँ पे ब्लॉक कर दें, यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दें, तो फिर सेल डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये फिर आपके डिफरेंट जगहों पे इसकी डिवाइड होती है। तो ये दो टाइप के हम ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, एक को हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, एक को स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर्स कहते हैं। ये वो ही हैं जो डिफरेंट जगहों पे एक्ट कर रहे हैं। तो ये तो थोड़ा सा मैंने आपको कैंसर का थोड़ा सा आउटलाइन दिया है कि होता क्यों है और कैसे हम इसको काउंटर ये नए ड्रग्स के साथ कर सकते हैं कीमोथेरेपी के अलावा। अच्छा, हाँ जी सर, मेडिसिन तो यूज़ करते हैं कैंसर के लिए, क्या वो होती है कैंसर की मेडिसिन जो होती है मेडिसिन जी हाँ, कि उसको रोक सके, ख़त्म कर सके, या अभी हम उस प्रोसेस में है ना। अभी मैंने आपको बताया ये अर्ली डेज़, अभी हम दे रहे हैं जिस तरह 2 साल 5 साल, वो कैंसर जो बहुत एडवांस है। अगर तो बेस्ट तो ये होता है कि बहुत अर्ली कैंसर डिटेक्ट हो जाए ना, बहुत ही अभी अर्ली है उसको आप रिमूव कर दो तो ज़्यादा चांस होता है कि वो ना हो। लेकिन हमारे यहाँ ख़ास तौर पे बहुत लेट आते हैं लोग, वो फैल गया होता है कैंसर, तो उनके लिए कोई होप नहीं होती। उनको हम कहते हैं कि आप 3 महीने ज़िंदा रहोगे, 6 महीने, तो उनके लिए ये ड्रग बन रहे हैं। और अभी हम ये कह सकते हैं कि हमने उनको 2-4 साल 5 साल दे दिए हैं, अभी हम क्योर की तरफ नहीं आ रहे। वो हो सकता है अगले 10-20 साल में हो जाए। ब्रेस्ट कैंसर होता है उसकी अवेयरनेस के लिए लोग करते हैं। हाँ, वो अवेयरनेस एक अलग टॉपिक है ना, वो है प्रिवेंटिव के लिए कि उस स्टेज पे कैंसर जाए ही ना। आप पहले जिस तरह बाहर स्क्रीनिंग सर्विसेज हैं कि हर खातून जो है वो 35 ईयर्स के बाद उसका हर साल के बाद मेमोग्राफी होती है, जो कि गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट खर्चा करती है, और वो फिर बहुत ही अर्ली डिटेक्ट हो जाता है कैंसर। अभी 1 सेंटीमीटर भी नहीं होता, इतना सा। तो हमारे यहाँ आते हैं 20-20 सेंटीमीटर के ट्यूमर्स, क्योंकि ना स्क्रीनिंग सर्विस है ना कुछ है। तो हमारे लिए तो ये फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको भी कोई होप हम दे सकें कि भाई आप भी बच सकते हो, राइट। सो ये फिर अब मैं अपनी बुक की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि बुक उससे रिलेटेड है ह्यूमन डेवलपमेंट से। तो ये जी मैंने किताब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, अब ये फाइनल पब्लिशर के पास उसकी प्रूफ रीडिंग के लिए है। इसका नाम मैंने रखा है द एनलाइटनमेंट। इसको आप शऊर भी कह सकते हो, और से बहुत से वर्ड होते हैं। बेसिकली एक अवेयरनेस है, एनलाइटनमेंट है आपके जहन की, आपकी रूह की भी कह सकते हो, क्योंकि स्पिरिचुअल भी होती है। एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट होती है, एक इंटेलेक्चुअल होती है। सो ये हर लिहाज से आपको थोड़ा सा वो एलिवेट करती है। और ये मैंने इसका टाइटल बुक का है जिसमें ये टावर बना हुआ है, और ये अभी इन्होंने क्रिसमस पे बनाया था लंदन में ही। वहाँ एक स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन, वहाँ पे उन्होंने ये 25 दिसंबर को ये क्रिसमस ट्री बनाया। लेकिन ये था इन द फॉर्म ऑफ अ लाइब्रेरी, कि ये सारी बुक्स हैं, तो बुक्स के साथ उन्होंने इसको टावर को बनाया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि थीम मेरा यही है कि नॉलेज,
नॉलेज, बुक्स, ये चीज़ें जो हैं ये इंसान को एक्चुअली डेवलप करती हैं मेंटली तौर पे। तो ये फिर मैंने इसका रखा फ्रंट पेज, और ये वहाँ इन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि इसके साथ ही ब्रिटिश लाइब्रेरी है, और ब्रिटिश लाइब्रेरी दुनिया की लार्जेस्ट लाइब्रेरी है जहाँ पे 2 मिलियन आर्टिफैक्ट और बुक्स हैं, 2 मिलियन। सो दैट इज़ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड। सो उसके साथ क्योंकि वो स्टेशन है तो वहाँ उन्होंने ये फिर बनाया। एनलाइटनमेंट वर्ड केम फ्रॉम बुद्धा। जो इसका पहला जिसके लिए यूज़ हुई थी टर्म, वो जब बुद्धा बैठा था वो फिग ट्री के नीचे और उसको कुछ हुआ था, सॉर्ट ऑफ वही भी कह सकते हो, वट एवर, कि इंसान को, लेकिन इसका मेन था कि इंसान को मिजरी से कैसे निकालना है, और कोई इसका मकसद नहीं था। ही इज़ ऑल सॉर्ट ऑफ, जितना इसका था वो मिजरी के ऊपर था कि इंसान एक एग्रेसर है और एक बेचारा सफ़रर है, तो सफ़रर को हमने मिजरी से कैसे निकालना है। सो उस स्टेज पे सिर्फ यही मेन कंसिडरेशन होती थी। राइट, सो ये मैंने बताया कि इनलाइटनमेंट 2 टाइप की होती है, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल। स्पिरिचुअल इज़ नॉट माई एरिया, क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। वो पहले शुरू हुई थी, वो आप कह लो कि 10,000 साल पहले हज़रत इब्राहीम, प्रॉफिट से ज़्यादा शुरू हुई थी। हज़रत इब्राहीम, मोसेस, क्राइस्ट, मोहम्मद, फिर सेंट, सूफीज़, वो एक चेन है पूरी। सो दैट इज़ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। मैं बात कर रहा हूँ इंटेलेक्चुअल की, जो थोड़ी उससे फ़र्क है। ये शुरू हुई है, मैं अब वेव्स बताता हूँ कि कौन कौन सी 4 वेव्स थी जिन पे ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुई। ये बेसिकली थिंकिंग पावर हैवर है, और ये एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है कि जो ह्यूमन ब्रेन है आपका, कोई और आप कमोडिटी लो चीज़, तो टाइम यूज़ करने के साथ वो उसकी वेयर एंड टेयर होती है, ठीक, डेप्रिसिएशन होती है चीज़ की। ब्रेन एक वाहिद अल्लाह ताला की क्रिएशन है, मास्टरपीस क्रिएशन, कि आप जितना यूज़ करोगे उतना वो एफिशिएंट होगा, क्योंकि उसके साइनेप्टिक कनेक्शन होते हैं, और 3 बिलियन से ज़्यादा, सॉरी 1 ट्रिलियन उसके साइनेप्टिक कनेक्शन है ब्रेन के अंदर, और जितना आप ज़्यादा यूज़ करते हो वो उतने ज़्यादा वो इलेक्ट्रिक कनेक्शन डेवलप होते जाते हैं। तो इट मीन्स कि आप ब्रेन को जितना यूज़ करोगे वो उतना एफिशिएंट होगा, अनलाइक अदर थिंग्स। और आज का तो बड़ा सिंपल है, आपको इन्फॉर्मेशन तो आराम से मिल जाती है, आप एक गूगल दबाओगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फिर ये क्यों मैं बुक लिख रहा हूँ, ये क्या रीज़न? ये है कि वो इन्फॉर्मेशन होती है, जब तक आप अपना ब्रेन यूज़ नहीं करोगे वो इन्फॉर्मेशन रहेगी। आपने उसको नॉलेज में कन्वर्ट करना है, फिर नॉलेज से विजडम की तरफ जाना है। सो ये जो सफ़र है ना, फ्रॉम इन्फॉर्मेशन टू नॉलेज टू विजडम, ये आपको गूगल नहीं देगी, ये आपको अपनी थिंकिंग पावर देगी, एनालिटिकल माइंड। आप खुद एनालिसिस करो चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन ले लो सब तरफ से, ऑल सोर्सेज, इंटरनेट, ये वो इन्फॉर्मेशन लो, उसको गैदर करके फिर अपना रैशनल माइंड यूज़ करो, एनालिटिक पावर यूज़ करो, और उससे फिर नतीजा निकालो। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वरना गूगल में आपको बहुत सी बायस चीज़ें, विकिपीडिया इज़ वेरी बायस्ड, आपकी जो वेस्टर्न उनका होगा वर्जन वो ज़्यादा मिलेगा बहुत सी चीज़ों में। तो इसलिए हमेशा आप अपना वर्जन बनाओ आफ्टर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो इसकी मैंने जो डेफिनेशन लिखी है ना एनलाइटनमेंट की, वो ये है कि एक तो आपका इंक्विजिटिव माइंड होना चाहिए। इंसान की जो डेवलपमेंट हुई है वो इसलिए हुई है कि 2 वर्ड्स से, वाई एंड हाउ, ठीक है ना। जब तक इंसान ने ये 2 क्वेश्चन ही ना किए थे अपने आप से, वाई एंड हाउ, इंसान डिविनिटी में रहता था, सुपरस्टिशियस था कि जी ये तो बस ऐसे ही है, जैसे क्रिएट, ऐसे हमारा समझ से बाहर है ये। जब इंसान ने वाई शुरू किया ना, ऐसा क्यों है और कैसे है, वाई एंड हाउ, फिर डेवलपमेंट। इसको कहते हैं इंक्विजिटिव माइंड, कि आपको जुस्तजू होनी चाहिए नॉलेज ये कि ये हुआ कैसे। तो इंक्विजिटिव माइंड हो और एनालिटिकल हो, आप उसको एनालाइज करो इन्फॉर्मेशन को, चीज़ों को, और फिर एक रैशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, उसके साथ आपने फिर उसको अपना ये बनाना है। और जो है प्रैग्मेटिक अप्रोच और मीन्स प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, बहुत थ्योरेटिकल भी नहीं होनी चाहिए। और स्केप्टिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एविडेंस बेस्ड होना चाहिए हर चीज़, और वो पॉजिटिव होना चाहिए। कई दफ़ा आप आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट करते हो, वो नेगेटिव होता है स्केप्टिसिज्म। पॉजिटिव मीन्स कि आप चाहते हो कि नहीं, इसका मुझे एविडेंस दो पहले। जिस तरह डॉगमेटिज्म में होता है कि आपने बिलीव कर लिया, जो आपको किसने बताया आपने आंखें बंद करके बिलीव कर लिया।
स्केप्टिसिज्म में होता है कि आप कहते हो नहीं आपके इन्फॉर्मेशन ठीक है लेकिन कैसे, हाउ, गिव मी द एविडेंस, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सो ये आपका सारा, ये मेरी बुक का बैक पेज है जी। और इसमें मैंने ये एक बेंच था वहाँ पे मॉल के अंदर इंग्लैंड में ही, और ये बुक है एक, तो ये आधी खुली हुई बुक है और मैं ऊपर बैक बोर्ड, तो ये मुझे बड़ा अपील किया था, तो बैक पेज मेरा ये है। राइट, अब आप ये सोचो कि जो पहला ह्यूमन डिस्कवर हुआ था लूसी, वो 3.2 मिलियन ईयर पुराना है, और उसके बाद कुछ नहीं इंसान ने ख़ास किया सिवाय फायर के ना, कुछ नहीं किया। फायर इन्वेंट की, वो भी मैंने आपको बताया जानवरों को दूर रखने के लिए। फिर व्हील इजाद हुआ 4000 BC में, यानी आपसे 6500 साल पहले। तो इसका मतलब है कि इतनी देर तक इंसान सिर्फ बेसिक इंस्टिंक्ट पे रह रहा था, क्योंकि जानवरों की और इंसान की कुछ नीड्स थी जिनको बेसिक इंस्टिंक्ट कहते हैं। तो जानवर भी उस पर ज़िंदा रहते थे, हम लोग भी उस पर रहते थे फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। और वो ये 5 थी बेसिकली। हंगर दोनों को होती थी, जानवरों को भी भूख लगती थी, हमें तो हंगर के लिए आप शिकार करते थे, खाना ये वो। फियर सब में था, और फियर के लिए जानवर इंसान आपस में उनका एक फियर का रिलेशन था। ग्रीड हमेशा से रही है इंसान में कि स्नैच करो, अपना भी नहीं फिर भी स्नैच। तो ये ग्रीड भी बेसिक इंस्टिंक्ट है इंसान की, इसको प्लियोनेक्सिया भी कहते हैं। सेक्स टू प्रोक्रिएट, जाहिर है आपने वो अपनी स्पीशी को आगे चलाना है, तो सेक्स टू प्रोक्रिएट इज़ ऑल्सो अ बेसिक इंस्टिंक्ट। मैटरनल लव फॉर ऑफस्प्रिंग, हर जानवर में देख लो, इंसान में एक मैटरनल लव। सो ये कॉमन थे एनिमल और इंसानों में चीज़ें। लेकिन एनिमल वहीं रुक गए, इंसान डेवलप हो गया क्योंकि उसने थिंकिंग शुरू कर दी और ब्रेन पावर यूज़ की। ये वो लूसी है, 3.2 मिलियन ईयर पहले का ये स्केलेटन के ऊपर उन्होंने फिर उसको बनाया, तो वो ऐसी शक्ल बनी। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका स्कल फ्लैट है फ्रंट से। ये जो फ्रंटल लोब होता है ना, आपका जो ब्रेन है उसका एक फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है इंटेलेक्चुअल फंक्शन, जो हायर मेंटल फंक्शंस है ना, वो आपका फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है सारा और उसको। तो आप देखोगे इसका भी फ्रंटल लोब नहीं है, फ्लैट था इंसान। और उसके बाद ये उसका जो स्केलेटन है, इसमें भी देखो फ्रंटल लोब नहीं है, ऊपर से फ्लैट है। ये मिला था इनको। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो जो डेवलपमेंट हुई, ये बल्ज आ गया, ठीक है ना। आपका जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है ना, जो सेंटर के ये 2 सेरिब्रल हैं, ये डेवलप हो गए। वरना पहले सिर्फ हाइंड ब्रेन होता था, जो पीछे सेरिबेलम होता है, वो जानवर में था, इंसान में था। उसका मेन फंक्शन होता है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि तब उन्होंने शिकार करना होता था एक दूसरे, तो आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए होती थी, ऑल्फैक्टरी सेंस चाहिए होती थी, स्मेल की, जो अभी तक जानवरों में इंसान से ज़्यादा है। तो ये चीज़ें चाहिए होती थी, ये आपका डेवलप नहीं था हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हुआ, और ये इंसान प्रॉपर अपने फ्रंटल लोब के साथ यू कैन सी द डिफरेंस। ये एक इंटरेस्टिंग बुक ये है, राइटर है, शायद आपने इसका नाम सुना हो, यू विल नो हरारा। ही इज़ अ ज्यू, यरूशलेम यूनिवर्सिटी में ये टीच करता है, और इसने 3 किताबें लिखी हैं, और तीनों बेस्ट सेलर हैं। अभी तीसरी तो खैर अभी आई है। पहले इसने सेपियन लिखी थी, मीन्स होमो सेपियन। सेपियन मीन्स वाइज, सो वाइज ह्यूमन, के इंसान कैसे वाइज हो गया। फिर इसने लिखी होमो डियोस 2016 में। डियोस मीन्स गॉड। फिर इसने कहा कि ह्यूमन तो अब गॉड बन गया। जब ये क्लोनिंग ज़्यादा शुरू हुई है ना, डीएनए इंजीनियरिंग और क्लोनिंग, उसने कहा जी अब तो इंसान क्रिएट कर सकता है, कोई भी मॉन्स्टर जानवर का इंसान का डीएनए मिला के आप जो मर्ज़ी क्रिएट कर दो, और हो भी सकता है। एथिक्स ने रोका हुआ है, और स्ट्रिक्ट रूल्स हैं इसके ऊपर अभी भी दुनिया में। हर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट मॉनिटर होता है कि कोई भी ऐसा ना हो जो कि अनएथिकल हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। सो ये उसने लिखी, और अब उसने नई लिखी है नेक्सस, कि जिसमें उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बताया है कि ये अब कैसे इसका रोल होगा, और दुनिया कैसे चेंज हो गई और हो जाएगी इन फ्यूचर। सो वेरी इंटरेस्टिंग रीड। ये कभी आपको मिले तो ज़रूर इसको आप पढ़ें, हेरारे को, इज़ वेरी गुड। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि एनलाइटनमेंट की वेव कौन सी थी। 4 वेव्स थी जो दुनिया में आई ना, जिससे इंसान एनलाइटन हुआ। पहली वेव थी ग्रीन वेव, ग्रीक वेव ना, ये भी 500 साल की थी तकरीबन। ये मैं अभी नाम भी साथ साथ कुछ आपको बताऊंगा, इसमें कौन से लोग प्रोमिनेंट थे। सेकंड वेव एक्चुअली इस्लाम की थी। देखें कितनी स्ट्रेंज बात है कि एक मेन इंटेलेक्ट जो वेव थी एनलाइटनमेंट की, वो इस्लाम की वजह से आई,
और आज हम किधर हैं और बाकी दुनिया किधर है। सो एंड थर्ड वेव वाज कॉल्ड यूरोपियन रेनेसेंस, और इसका नाम ही एनलाइटनमेंट पीरियड है इस पीरियड का। ये भी तकरीबन 400 साल 450 साल का है। और उसके बाद अब हम साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एरा में हैं, विच इज़ द फोर्थ वेव ऑफ एनलाइटनमेंट। ये तब शुरू हुई और अभी तक ये चल रही है। सो इसकी मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल दूंगा, इंटरेस्टिंग है। ये जो ग्रीक वेव थी, इसमें मैं आपको 3-4 नाम बताता हूँ। ये होमर से शुरू हुई थी। होमर वॉज अ फर्स्ट प्रॉपर राइटर इन द ह्यूमन हिस्ट्री, और उसने ये 2 इलियड ओडिसी लिखी। दे आर लॉन्ग सॉर्ट ऑफ, उनकी गॉड्स के ऊपर हैं, मिथिकल्स हैं, लेकिन फिर बिग 3 जो थे, बिग 3 वर सोक्रेटिस, प्लेटो एंड अरिस्टोटल, which are father of ethics, philosophy, political science, rhetoric, ये वो। और Socrates is called the wisest scholar of all times. Plato is very famous, ये मुझे खुद बड़ा पसंद है, इसलिए इसको मैंने ज़्यादा स्टडी किया हुआ है। इसने रिपब्लिक बुक भी लिखी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी पे, यानी उस वक्त उसने पॉलिटिकल सिस्टम को रीडिफ़ाइन किया इन प्री हिस्टोरिकली। और इसका मुझे एक कोट बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कोट, इट्स अनबॉर्न देन अनटॉट, यानी कि इससे बेहतर है कि आप पैदा ही ना हो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। जो है अनबॉर्न से ज़्यादा अनटॉट इज़ मोर डेंजरस, ठीक है। सो ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर। अरिस्टोटल, यू ऑल नो, ये भी ग्रीक था, और इसने अलेक्जेंडर द ग्रेट का भी टीचर था। फिर उसके बाद एक इटालियन भी आया, सिसरो, इसने भी, इसकी भी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन उसके बाद इस्लामिक गोल्डन एज थी, ठीक है, जहाँ पे एनलाइटनमेंट एक्चुअली दुनिया को मिली, लेकिन हमने उसको फिर छोड़ दिया। वही लिटरेचर लेके वो यूरोप चले गए सारा, और वहाँ ट्रांसलेट करके उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ रुक गए। इसमें बहुत से नाम हैं, ये मैं अभी आप सिर्फ नाम ही देख लो। इब्न सीना है, इब्न रुश्द है, ये इनके इंग्लिश में इनको ये कहते हैं एविसीना, इब्न रुश्द। और ये कहाँ कहाँ थे, सारे वही थे, या पर्शियन थे। ये एक स्पेन का था, लेकिन तब स्पेन भी ज़ाहिर है मुस्लिम के अंडर ही था, या स्पेन के थे या इराक साइड, जो वो साइड के थे। और ये आप देखो, ये जो इंसान था अल-ख्वारिज़्म, ये जो इस वक्त आप कंप्यूटर देख रहे हो, अगर इसका कॉन्सेप्ट ना ये देता उस वक्त इन 13th सेंचुरी, तो आज कंप्यूटर शायद डेवलप ना होता। सो ही इज़ द फादर ऑफ अलजेब्रा, एंड ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो, ठीक है ना। कंप्यूटर इज़ बेस्ड ऑन ज़ीरो। अभी आप देखो कि हर फिगर ज़ीरो से, वो अगर एक डंडा उठा दो तो वो 8 बन जाता है, 2 उठा दो 2 बन जाता है, तो वो ज़ीरो उसके साथ ही प्ले होता है सारा। तो ही एक्चुअली गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो। इब्न रुश्द का भी बहुत रोल है, ये भी, इसका स्टैचू अभी तक कॉर्बोडा में इन्होंने रखा हुआ है, मुस्लिम स्कॉलर का। फिर ये बहुत से नाम हैं, इब्न हैतम है, इब्न बतूता है, इब्न अरबी है, इब्न खुल्दूम, अल-ख्वारिज़मी, यू नेम इट, अल-फरेबी, किंडी, अल-गज़ाली। तो इन्होंने हर चीज़ में, मेडिसन, इवन साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, केमिस्ट्री, हर एक में इनका रोल था। यानी उस वक्त दुनिया वॉज इन डार्क एजेस, यूरोप वॉज इन डार्क एजेस, और इस्लामिक उस वक्त पीक पे था ये सारा स्कॉलर्स हमारे। ये अल-बेरूनी इज़ अ बिग नेम, जिसने सबसे पहले अर्थ का सर्कमफ्रेंस नापा था। और इसने नापा भी कहाँ से था, पिंड दादन खान के करीब वो जगह है, अभी भी टोम है, जहाँ से उसने सर्कमफ्रेंस दुनिया का, क्योंकि वो इनके साथ आया था, अफ़गान जो फोर्सेस आई थी ना जब, उनके साथ ही वॉज अकम्पनिंग दैम। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। फिर यूरोपियन रेनेसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ज़्यादा काम हुआ लिटरेचर पे, आर्ट्स पे, ठीक है ना। आर्ट्स भी इंसान के दिमाग को खोलती है। ज़रूरी नहीं कि आप फ़िलासफ़ी वगैरह इससे ही खुले इंसान का दिमाग। आर्ट्स इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ ओपनिंग अप योर ब्रेन, ठीक है। सो आर्ट्स में बहुत काम हुआ यूरोपियन रेनेसेंस में। साइंटिस्ट भी थे, ये मेरा फेवरेट है साइंटिस्ट, न्यूटन। ये मेरा क्यों फेवरेट है, क्योंकि इसने एक मिथ को ब्रेक किया। न्यूटन से पहले इट वाज ऑल सुपरस्टिशियस। लोग कहते थे जी यूनिवर्स को तो इंसान समझ नहीं सकता, ये तो डिवाइन चीज़ है, इंसान की इतनी अकल ही नहीं है कि वो यूनिवर्स को समझे। इसने कहा जी मैं आपको 3-4 फार्मूले देता हूँ मैथमेटिकल, प्रिंसिपा मैथमेटिका इसकी बुक थी,
उसने कहा जी इस पे आपको लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटी, हर चीज़ आपको पता चल जाएगी। तो इट वाज अ बिग गेम चेंजर। दुनिया को इसने एक दफ़ा, और ज़्यादा उस वक्त क्लर्जी का बहुत रोल था, पोप का और जितने ये आपके थे क्रिश्चियन क्लर्जी, तो उसको इसने फिर बड़ा अच्छा काउंटर किया उनके आर्गूमेंट को। और जो है कोपरनिकस का भी बहुत रोल था, इसने हेलिकोसेंटर जा मॉडल पेश किया दुनिया को कि सारे जो प्लैनेट हैं वो सन के गिर्द घूमते हैं, अर्थ के नहीं घूमते। क्योंकि जितनी क्लर्जी थी वो कहती थी अर्थ के गिर्द घूमते हैं सारे, ये जितने उनके पोप शोप और वो जितने थे बिशप्स वगैरह। तो इसने वो ब्रेक किया और बड़ी उस वक्त डिबेट्स हुई, ये वो, फिर फाइनली वो मान गए कि ही इज़ राइट, कि हेलिकोसेंटर है सब कुछ, सूरज के गिर्द घूमते हैं। तो ये दीज वर द गेम चेंजर कि जिन्होंने इंसान की थिंकिंग को, और फिर ग्लियालो ने बना दी टेलीस्कोप, उससे आप यूनिवर्स देखना शुरू हो गए। तो टोटल गेम चेंज हो गई वहाँ से। और ये फ़िलासफ़र है क्योंकि मेरा फेवरेट है, इसलिए यहाँ इसके साथ मैंने तस्वीर भी उतरवाई हुई है। ही वॉज अ ब्रिटिश फ़िलासफ़र। ये वहाँ पिकडली के करीब इसका स्टैचू है, और ये इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ही इज़ अ फादर ऑफ ह्यूमनिज़म। अब ह्यूमनिज़म क्या था? ह्यूमनिज़म था कि इंसान सब कुछ कर सकता है, उसका पोटेंशियल है, अगर वो अपने पोटेंशियल को प्रॉपर्ली अप्लाई करेगा तो ही कैन अचीव एनीथिंग। सो दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमनिज़म। लेकिन आपको मैं ये बात बताऊं कि ये चीज़ इस्लाम 1000 साल पहले बता चुका था। ये तो 17 में आया ना, 20 में नहीं, उससे ज़रा पहले ही आया था। लेकिन बहरहाल उसे 1000 साल पहले इस्लाम ने कहा था कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। सो अशरफुल मखलूक़ात इज़ द ह्यूमनिज़म की आप कह लो वर्जन है, कि उन्होंने, अंग्रेज़ों ने 1000 साल के बाद उसको अशरफुल मखलूक़ात को ह्यूमनिज़म का नाम दे दिया। लेकिन थी वही चीज़ कि इंसान कैन अचीव एनीथिंग, इंसान में पोटेंशियल बहुत होता है, हमने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। ये एक न्यूटन का स्टैचू कैम्ब्रिज में है। ये न्यूटन का गेन, ये जो ब्रिटिश लाइब्रेरी के सामने स्टैचू था, वहाँ मैंने स्पेशली तस्वीर उतरवाई ये न्यूटन के स्टैचू के साथ। फिर पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स का बहुत रोल था ये यूरोपियन रेनेसेंस में। उसमें ये कुछ नाम, डिस्कार्टस का तो मैंने आपको पहले बता दिया था, वॉलेटेयर था, रोसियो था। इन्होंने पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में बहुत काम किया। ये जितने सिस्टम्स आजकल हैं, डिवीज़न ऑफ जो है जुडिशरी पावर्स की, एस्टैब्लिशमेंट, लेजिस्लेटिव, ये वो सारा, ये सब इन लोगों ने उस वक्त फ़र्स्ट टाइम इंसान को ये बताया कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन क्या होता है, लिबरलिज़म क्या है। तो ये सब, ये फ्रेंच फ़िलासफ़र थे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थे, और साथ ब्रिटिश फ़िलासफ़र थे। लॉकी मैंने आपको बता दिया, बट जो ही वॉज अ डॉक्टर ऑल्सो। सो लॉकी बताया, हॉब्स था, ह्यूम था, रसल था, बीकन, ये सारे ब्रिटिश थे। इटालियन भी 2-4 बहुत थे, जो पेट्रा वॉज ऑल्सो फादर ऑफ ह्यूमनिज़म कहते हैं। मिचवेली जो है, ही वॉज अ पॉलिटिकल फ़िलासफ़र। गो के इसकी फ़िलासफ़ी बड़ी, आई डोंट एग्री विद दैट। इसका जो प्रिंस है वो कहता है कि जी आप एंड सही होना चाहिए, आप जिस तरह मर्ज़ी उस एंड तक पहुँचो, एवरीथिंग इज़ फेयर इन वॉर एंड लव वाली बात। लेकिन मेरा इतना इस पे बिलीव, इसकी थेरी पे नहीं है। डेंटे वॉज अगेन अ बिग सॉर्ट ऑफ फ़िलासफ़र। फिर डच में भी इनका जो नॉर्दर्न आप कहते हो ना रेनेसेंस, वो ज़्यादा डच की वजह से हुई, उसमें ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट था। फिर म्यूज़िक में बहुत हुई डेवलपमेंट इस एज में। बेथोवेन आया, मोज़ार्ट आया, ये वो, ऑस्ट्रिया वाज द सेंटर, जर्मनी वाज द सेंटर। फिर बहुत से आर्टिस्ट, पेंटर आए, जिसमें लियोनार्डो डा विंची था, माइकल एंजेलो, राफेल, डोनाटेलो, ये सब। तो ये सब उन 200-250-300 साल में हुआ, और इससे भी इंसान का बहुत दिमाग, ब्रेन ओपन हुआ आर्ट्स के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, पेंटिंग, स्कल्पचर, ये चीज़ें भी इंसान ने इससे भी बहुत हुआ। और फिर लिटरेचर वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें गोरों का बहुत हाथ है। आई वुड से कि लिटरेचर को जितना गोरों ने प्रमोट किया, उतना किसी और ने नहीं किया, स्पेशली ड्यूरिंग दैट पीरियड। और शेक्सपियर का आप सबको पता है, लेकिन उसके अलावा गॉचर, मिल्टन, चार्ल्स डिकन्स, थॉमस हार्डी, जेन ऑस्टन, ब्रॉन्टे सिस्टर, यू नेम इट, ये सब उसी वक्त आए, उस थोड़े से पीरियड में, और इन्होंने दुनिया को चेंज कर दिया। 6 उनके बिग पोइट्स हैं,
शैले, कीट्स, बायरन, वर्ड्सवर्थ, ये सो ऑल दिस हैपन्स इन यूनिवर्सिटीज़ का बहुत रोल रहा है थ्रू आउट ह्यूमन डेवलपमेंट। और अभी आप देखो कि 5 की जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 2 ब्रिटिश हैं, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। बाकी स्टैनफोर्ड, MIT, हार्वर्ड, ऑल 3 अमेरिकन। आईवी लीग, ये दो आईवी लीग हैं, दिस इज़ नॉट आईवी लीग बट दी आर टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो लाइब्रेरी है लार्जेस्ट अभी तक इज़ द ब्रिटिश लाइब्रेरी, फिर अमेरिकन है, फिर रशियन है, चाइनीज़, न्यूयॉर्क, राइट। सो मेरी बुक का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये है क्या बुक। दिस बुक इज़ गोइंग टू बी इन द जनरल नॉलेज जॉनरा होता है कि जो थीम आपका है। सो जनरल नॉलेज जॉनरा की ये बुक है, लेकिन फ़र्क है, इट्स नॉट अ टिपिकल CSS बुक कि इस डेट को ये हुआ, इस डेट को ये हुआ। ये सब कुछ स्टोरी की फॉर्म में है। तो जो कुछ भी मैंने लिखा है वो एक लगेगा जिस तरह आपको स्टोरी पढ़ रहे हो और उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसके जो 6 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में 10 से 12 शॉर्ट एसेज हैं। आपको अपने हर क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल जाएगा, जितनी क्वेरीज आपको होती है ना किसी चीज़ के बारे में। फर्स्ट इसका जो है ना वो है मोटिवेशनल स्टोरीज़, ताकि मैं अपने रीडर को पहले थोड़ा सा मोटिवेट करना चाह रहा हूँ कि आप कैसे नॉलेज के साथ इसके साथ पैशन के साथ आप किधर पहुँच सकते हो, राइज कर सकते हो। सो मैं आपको 2-3 एग्जांपल भी दूंगा अगर टाइम होगा थोड़ा सा। आई थिंक वो मेरी नेक्स्ट वो प्रेजेंटेशन है, उसमें मैं 7 है लेकिन मैं 2-3 का आपको बताऊंगा उसमें मोटिवेशनल स्टोरीज़। सो वो मैंने अपने रीडर्स को पहले थोड़ा मोटिवेट किया है। फिर मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री चैप्टर है और उसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं, मतलब 10-12 हैं, जिसके अंदर टाइमलाइन है पूरी 6000 ईयर की, राइज एंड फॉल्स ऑफ सिविलाइजेशन है, रोल ऑफ मेटल्स है, प्रेशियस स्टोन्स है, इन्वेंशन फेमस, रोल ऑफ मिलिट्री थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। सो ये है। थर्ड चैप्टर इज़ एंथ्रोपोलॉजी, जो मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। और ये यही है कि स्टोन एज से स्मार्टफोन तक हम कैसे पहुँचे हैं। और एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने लिखी है, हैन एंड एग स्टोरी। ये मैं 2 मिनट के लिए आपको बताऊंगा क्योंकि ये मुझे खुद बड़ी इंटरेस्टिंग, और ये मैंने पहले नहीं थी, ये मेरी अपनी ही आप समझ लें थी। वो ये थी कि पहले प्रॉस्पेरिटी आती है कि पहले इंटेलेक्चुअल एनलाइटनमेंट आती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, ठीक है। सो मेरी थ्योरी ये है, जो मैंने स्टडी किया पूरी ह्यूमन हिस्ट्री, मुझे लगा कि पहले प्रॉस्पेरिटी आती है फिर इंटेलेक्चुअल एनलाइटनमेंट आती है। यानी अगर पेट आपका भरा होगा, रोज़ी रोटी की आपको फ़िक्र नहीं होगी, तो दिमाग आपका बेहतर सोचेगा, आपके पास टाइम होगा और चीज़ें सोचने का, और यू विल कम अप विद न्यू इन्वेंशन, न्यू डिस्कवरी। अगर आप सारा वक्त रोज़ी रोटी के चक्कर में रहोगे, प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, तो दिमाग भी जो है वो भी नहीं चलता। तो और ये मैंने प्रूव किया इसमें कि 4 वेव जो आई वो कब आई। पहली आई ग्रीक वेव, जब मैसेडोनिया वॉज द मोस्ट प्रॉस्परस रीजन इन द वर्ल्ड, दौलत थी उनके पास, ग्रीक एम्पायर थी, सारा कुछ था। सेकेंड इस्लामिक एरा तब आया जब इस्लाम अपने पीक पे था, 3 कॉन्टिनेंट्स में था फैला हुआ, दौलत थी, प्रॉस्पेरिटी थी, तब स्कॉलर शुरू हो गए पैदा होने। उसके बाद जब यूरोप की रेनेसेंस आई, इन्होंने पहले लूटा सारी दुनिया को, अपनी कॉलोनीज़ बनाई। हमारा इंडिया कॉन्टिनेंट वाज 25% ऑफ द वर्ल्ड GPD प्रोड्यूस करता था, वो सब ले गए। जब सारी दौलत इकट्ठी कर ली उन्होंने वहाँ पे वेस्ट में, यहाँ से कॉलोनीज़ बना के, उसके बाद वहाँ इंटेलेक्चुअल काम शुरू हो गया। और अब भी यही हो रहा है कि रिसोर्सेज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की यूज़ करके, तो वेस्ट जो है वो इंटेलेक्चुअल उसमें है। सो आई थिंक देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन प्रॉस्पेरिटी एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। एनीवे, फिर पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी पे है। अक्सर लोगों को पता नहीं होता राइट विंग क्या है, राइट विंग क्या है, कम्युनिज़म, सोशलिज़म, कैपिटलिज़म, ये क्या चीज़ें हैं, नियर सेंटर क्या होता है, फार सेंटर क्या होता है, ये चीज़ें अक्सर बच्चों को पता नहीं होती। तो मुझे था कि जो मेरी बुक है, दिस इज़ फॉर ऑल एजेस, बच्चे से बुज़ुर्ग तक जो भी क्वेरीज़ आपकी हैं वो इससे पूरी हो सकती हैं। राइट। और ये मेरी कई बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जिस तरह USA इतना रिच कैसे हो गया गोल्ड स्टैंडर्ड की वजह से। बहरहाल वो आप जब स्टोरीज़ पढ़ोगे आपको पता चलेगा। क्लेप्टोक्रेसी क्या है, मैशनिज़म क्या है, ब्रिक्स क्या है आजकल। लेकिन मैंने अपनी बुक को नॉन कंट्रोवर्शियल रखा है, ठीक है। तो इसमें अगर मैंने रिलीजन को डिस्कस किया है,
तो कोई भी बिलीफ को डिस्कस नहीं किया, सिर्फ ओरिजिन रिलीजन के कैसे हुए, कंपैरेटिव उनका एनालिसिस, बट नो इंडिविजुअल बिलीफ। इसी तरह मैंने लोकल पॉलिटिक्स नहीं रखी कुछ भी, जियो पॉलिटिक्स पे मेरा है लेकिन कोई लोकल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स नहीं है, ताकि ये टोटली नॉन कंट्रोवर्शियल बुक हो। फिर आर्ट्स पे है कि हिस्ट्री ऑफ मतलब तीनों फॉर्म्स है ना आर्ट की, जो लिबरल आर्ट्स है यानी इकोनॉमिक्स वगैरह सारी, विजुअल आर्ट्स हैं जिस तरह जो है पेंटिंग है, स्कल्पचर है सारा, और परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं जो म्यूज़िक है, थिएटर है, मूवीज़ हैं। तो इन तीनों पे मेरे आर्टिकल्स हैं। और जिस तरह हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग मैंने पूरी बताई है कि क्या, मैं खुद भी कलेक्टर हूँ वैसे पेंटिंग्स का, इसलिए वो मुझे शौक़ भी था बहरहाल। तो वो कि किस टाइप का क्या क्या फॉर्म्स हैं पेंटिंग्स की और कब शुरू हुई, अब क्या है वो डिफरेंट फॉर्म्स। आर्किटेक्चर का मैंने पूरा बताया है कि किस टाइप के, विक्टोरियन आर्किटेक्चर क्या होता है, इस्लामिक क्या था, ये सारा ऑल अबाउट आर्किटेक्चर। फिर थोड़ा सा मैंने टच किया स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट को, और वो भी बड़ा जनरल टॉपिक्स में, नॉट एनी कि ओरिजिन ऑफ रिलीजन मैंने उसमें लिखा है, सूफीज़म पे लिखा है जनरली कि होता क्या है, बट नॉट इनटू अ ग्रेट डिटेल। अच्छा नहीं, ये तो खैर उसमें था चैप्टर में, ये हाँ ये सारा उसी का था। और ये मेरी लास्ट स्लाइड थी कि हर चीज़ की ना कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर आपको टू मच इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए ना, तो कई दफ़ा वो भी प्रॉब्लम कर सकती है। अब अगर आपने 3 बिलियन जी आपके पेयर जो हैं क्रोमोसोम के, अगर आपने वो आपकी मशीन आपने करवाया NGS, उसने आपको बता दिया कि ये आपकी पूरी जीनोम है 3 बिलियन बेस पेयर, इसमें ये डिफेक्ट आया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि इज़ इट समथिंग टू बी एक्टेड अपॉन, इसकी कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, कितनी है, इस पर इंटरवेंशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, जो एक एप्रीहेंशन का फैक्टर आ सकता है। ठीक है, आपको अगर वो कहते हैं इग्नोरेंस, जो एक्चुअली पिछली स्लाइड जो है वो थी इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस, कि अगर हमें ना किसी चीज़ का पता हो तो कई दफ़ा वो बेहतर होता है, बजाय कि पता चल जाए और आप परेशान हो जाओ और कुछ कर भी ना सको। ठीक है, तो ये भी एक इसमें प्रॉब्लम आ सकती है इन फ्यूचर के एनालिसिस अगर आपने करवाया है तो उसका आपको तो ये मैंने एक तस्वीर लगाई थी कि ये मोबाइल ऐप पे अब आप देख सकोगे कि आपकी जीन आपने पिछली दफ़ा करवाया था NGS, तो आपका ये था एनालिसिस, इस दफ़ा आपने करवाया है तो एक आध जीन आगे पीछे हो गई है, तो वो परेशान हो गए हैं कि अब इसका हम क्या करें, किधर जाएं। सो दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ। और इसके अब लॉस भी बन रहे हैं नए, जो भी चीज़ नहीं आती है उसके बहुत से ऐसे इश्यूज़ होती हैं, कॉपी राइट्स होती हैं, पेटेंसी राइट्स होते हैं, और पॉलिसी के प्रॉब्लम, तो वो आजकल फॉर्मुलेट कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी। बल्कि अभी एक मेरे फ्रेंड हैं, ही वॉज अ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, फ़रख इरफान, जिनका ये हैंगटन वगैरह भी था, तो वो अभी आए हुए थे। ही वॉज अ की नोट स्पीकर इन अ कॉन्फ्रेंस इन लंदन, जहाँ पे उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनकी अपनी कंपनीज फॉर प्रोप्राइटरी राइट्स और कॉपी राइट्स पे है, तो अब उन्होंने वो लॉ बना रहे थे। ही वॉज अ की नोट स्पीकर कि अब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉर्ट ऑफ जो रिलेटेड लॉज हैं वो कैसे बनाने हैं, क्योंकि इससे भी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी नेक्स्ट आगे, बहुत से लॉ सूट्स होंगे इससे रिलेटेड, तो उसके लिए हमें अलहदा से आप सारे राइट करना पड़ेगा लॉज को और ये वो। सो ये फिर साथ साथ आपको ये चीज़ें भी टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये तो मेरा बेसिक टॉक था। मैम आपको 2-3 वो कौन है, हुज द ऑपरेटर, हाँ, आप ज़रा मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं, तो इसमें कोई आपको इट्स ऑल एक जनरल सा था कि स्टोन एज से हम आज तक कैसे पहुँचे, क्या क्या टाइम पे इंसान ने मेजर ब्रेक थ्रू किए। अगर आप मुझसे पूछे ना, कोई एक मैंने आर्टिकल लिखा था कि 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन ह्यूमन हिस्ट्री, जिन्होंने कोर्स ऑफ द हिस्ट्री को चेंज किया। अब मैं एकदम तो सबके साथ मुझे नाम ना याद आए, लेकिन पहला मेरा था अरिस्टोटल। अगेन ये मैं बात कर रहा हूँ इंटेलेक्चुअल एनलाइटनमेंट, नॉट द स्पिरिचुअल, वरना ज़ाहिर है आप लोग कहोगे प्रॉफिट्स और ये वो, ज़ाहिर है उनका रोल बहुत था। तो इंटेलेक्चुअल इसमें और साइंस में पहला अरिस्टोटल का बहुत बड़ा नाम है, जिसने बहुत ब्रेक थ्रू किया। फिर उसके बाद ये लॉकी वॉज ह्यूमनिज़म का मैं समझता हूँ बहुत था। फिर उसके बाद एक
ये जो कुछ साइंटिस्ट न्यूटन था, न्यूटन का उसने ये लॉज सारे बनाए। फिर एडिसन का था कि जिसने लाइट इंसान को दी। उससे पहले इतने बड़े बड़े महल पैलेसेस होते थे, मोमबत्तियाँ अंदर जल रही होती थी, बाकी सब कुछ होता था, अंदर मोमबत्ती जल रही होती थी महलों के अंदर। तो उसने लाइट बल्ब, लाइट देकर मेरे ख्याल में दुनिया को चेंज किया। सो एक एडिसन था, फिर राइट ब्रदर थे जिन्होंने हवा में इंसान को ले गए, जहाज़ बनाया। फिर उसके बाद मैंने अब के 3 लिखे हुए हैं। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट ने हमारी ज़िंदगी चेंज कर दी है। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक ये वो निकाल के आईटी से जो रिलेटेड हैं। और अब एलॉन मस्क इज़ द टॉप मैन, उसने स्पेस एक्स भी उसकी है, और टेस्ला है, इलेक्ट्रिक को ले आया है ऑटोमोबाइल। सो ये मैंने 10 लिखे थे कि इन लोगों ने ना एक्चुअली दुनिया को चेंज किया, और इनसे हमें इनको स्टडी करके देखना चाहिए कि इनका ब्रेन का भी वही साइज़ है जो हमारा है, वेट भी वही है, 1400 ग्राम्स टाइप वेट होता है। तो इनका कितना हो जाएगा, 14, 10, 20 तक हो जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही साइज़ है। तो फिर क्या वजह है कि इन्होंने दुनिया चेंज कर दी और हम जैसे बहुत से लोग नहीं कर सके? तो इसको भी स्टडी करने की ज़रूरत है कि व्हाट एक्स्ट्रा स्पार्क दे हैड, और कैसे किया उन्होंने। और वो लोग हम में से ही हैं, आप हम में से लोग हैं, और कैसे वो राइज़ किए। और ये वो लोग हैं जिनको सबको मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, और इनसे मैंने फिर इजाज़त भी ली कि मैं आपकी स्टोरी सुना सकता हूँ। दे सेड के फ़ाइन, गो हैड, वी डोंट हैव एनी इशूज़। ये बहुत ज़रूरी होता है, किसी का पर्सनल रिकॉर्ड आपने अगर शेयर करना है तो। सो दे हैड नो प्रॉब्लम। तो ये मैं सबसे पहले लगाता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, सिर्फ मिसमैनेज्ड है, वरना अदरवाइज़ वी आर अ वेरी टैलेंटेड नेशन। मैं आपको बताऊँ, वी आर नॉट बद्दूज लाइक अरब्स, ये वो, उनको भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल हमारा IQ लेवल बहुत से लोगों से ज़्यादा है। हम जिधर भी जाते हैं एक्सेल करते हैं। अमेरिका में 30,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। सो वी हैव द टाइम। बल्कि एक मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, एक थी इसकी NGO वर्कर थी, ऑक्सफैम इज़ एन NGO, उसकी वर्कर थी। तो उसका इंटरव्यू था, ये एक्चुअली टेलीवाइज इंटरव्यू था। उसने काम किया हुआ था पाकिस्तान में और अफ्रीका में, इंडिया, पाकिस्तान एंड अफ्रीका। तो वो जो था इंटरव्यू जो ले रहा था, उसने उससे पूछा कि आपने डिफरेंस क्या देखा ना, इंडिया आपने वहाँ भी काम किया, अफ्रीका में भी, पाकिस्तान इंडिया में भी किया है, तो व्हाट डिफरेंस हैव यू फाउंड? तो शी सेड देयर इज़ अ डिफरेंस। उसने कहा कि अगर अफ्रीका में कोई कैद आता है, फैमिन आता है, ड्राउट आता है, तो वो लोग कहेंगे ये खुदा की मर्ज़ी थी, भूखे मर जाएंगे, वो करेंगे कुछ नहीं। लेकिन उसने कहा कि पाकिस्तानी और इंडियन कौम ऐसी है, मतलब ये कॉन्टिनेंट की, कि अगर यहाँ पे कोई ड्राउट या फैमिन आएगा ना, वो मरेंगे नहीं, वो कुछ ना कुछ हाल निकाल लेंगे। जिस तरह कहते हैं जुगाड़ लगा दे, उन्हें कोई ना कोई हाल निकालेंगे, वो मरेंगे कभी नहीं। तो दे आर स्मार्ट नेशन, उसका मतलब था कि दे आर वेरी स्मार्ट। तो ये कुछ स्टोरीज़ हैं। तो ये एग्जैक्टली सेम बात इलामा इकबाल ने की थी, जो कि मैं कोट करता हूँ हमेशा ये स्टोरी सुनाने से। आरिफ अनीस की मैं आपको सबसे पहले स्टोरी सुनाऊंगा। ये वो लड़का है जो खुशाब के गांव में था और शेपर्ड बॉय था, बकरियां चराता था ये लड़का वहाँ पे, लेकिन इसको पढ़ने का बहुत शौक़ था। इसने कहा खुशाब में तो कोई स्कूल नहीं है, मुल्तान में इसके कज़न्स थे कुछ, सो ही वेंट टू मुल्तान। वहाँ पे उसने स्कूल में दाखिला लिया, प्लस एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली मुल्तान में। लाइब्रेरी की उसने हर बुक को रट लिया, यानी जितने बुक्स थे ना लाइब्रेरी के, वो उसको ज़ुबानी, उसका IQ बहुत हाई था बच्चे का, उसको सारी लाइब्रेरीज की हर बुक का पता था, कौन सी शेल्फ पे है, क्या लिखा है कवर टू कवर। फिर उसने CSS किया, ही टॉप्ड इन CSS, DMG ग्रुप में आ गया, असिस्टेंट कमिश्नर लग गया, लेकिन उसके एम्स हाई थे। उसने कहा था दिस इज़ नॉट माई एंड, आई हैव टू गो फर्दर। उसने फिर ड्यूरिंग हिज जॉब हिज डिड हिज मास्टर्स इन साइकोलॉजी, क्योंकि इंसान की साइकी को भी स्टडी करना चाहता था। उसने MS मास्टर्स किया, एग्जेक्टिव MBA किया लम से। उसने फिर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड से शॉर्ट कोर्सेज किए, डिफरेंट जो शॉर्ट होते हैं उनके। सो हिज CV बिकेम वेरी वेरी इम्प्रेसिव। उसने फिर अमेरिकन और ब्रिटिश थिंक टैंक्स के साथ डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू कर दी, और विद टाइम ही डेवलप पर्सनल रिलेशंस विद ब्रिटिश अमेरिकन थिंक टैंक्स, जो कि वर्ल्ड पॉलिसी मेकर्स और इस टाइप के लोग होते हैं। सो ही रिज़ाइन फ्रॉम हिज CSS जॉब एंड वेंट टू UK,
फिर ये लंदन आ गया, अब लंदन में माशाल्लाह ही लिव्स इन सारे बिग हाउस, वेरी वेल सेटल। लेकिन जो इसकी सबसे खूबसूरत, ये मतलब ही इज़ इनटू अ बिग गेम। ये प्रिंस चार्ल्स जो आजकल किंग है उसके साथ ये इसकी एक्चुअली जो होती है बर्थडे की सेलिब्रेशन बकिंगम पैलेस में, एंड इज़ ऑलवेज इनवाइटेड इन बकिंगम पैलेस। और इसने फिर 16 किताबें लिखी हैं, जिनमें से 9 आर बेस्ट सेलर इन द वर्ल्ड। और उसकी बुक्स भी जो हैं सारी मोटिवेशन, मेड इन क्राइसिस, कुछ उर्दू में लिखता है, कुछ इंग्लिश में। इसकी जो पहली किताब थी इसने 18 साल की एज में लिखी उर्दू में, और उसका टाइटल था शाबाश तुम कर सकते हो, येस यू कैन डू इट। ठीक, इट्स अ मोटिवेशनल मैसेज। और ये इसकी सारी बुक्स हैं। ये इसकी एक बुक है हैबिट ऑफ सक्सेस, दिस इज़ ऑल्सो जो बेस्ट सेलर है इस वक्त। इसके बुक अगेन इसका वो होता है बर्थडे, उस पर इसको मिला MBE मिला है, विच इज़ लाइक हलाल इम्तियाज़ इंग्लैंड का। आप सोच लो कि जहाँ वाकई बड़ा जेन्युइन मिलता है, और ही गॉट दिस हलाल इम्तियाज़। ये खुशाब के गांव के लड़के की बात बता रहा हूँ मैं, आप ऐसे कोई। एंड ये अब हमने थिंक टैंक एक ग्रुप बनाया है, ये मैं खड़ा हूँ, ये हैं गुनैडी साहब हैं, ये बड़े अच्छे राइटर हैं, पीपल्स पार्टी के थे, ओरिजिनल थिंकर जिन्होंने पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो बनाया था उस ज़माने में जब हनीफ रामे और ये लोग होते थे। तो ये वो, और हमने फिर मिलके एक थिंक ग्रुप बनाया है, जिसमें हम सारे, ये एक जर्नलिस्ट है फ्रीलांसर वहाँ UK में ही, और ये सारे राइटर्स हैं ज़्यादा, और ये हमारा एक ग्रुप है वहाँ पे लंदन में। एंड अब हमने डिसाइड किया है कि हम आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग करके तो कुछ सजेशन गवर्नमेंट को दिया करेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये एक मेरी पहली स्टोरी थी कि, और इसने एक वैसे बड़ी अच्छी बात की, गो कि अपने आप को वो नहीं कह रहा था, जाहिर है ऑब्वियसली इज़ वेरी सेंसिबल गाय। इसने कहा कि सर आपको पता है जो अक्सर जो थे ना प्रॉफिट्स, दे वर शेपर्ड बॉयज़, चरावे थे। और हज़रत इब्राहीम भी, हज़रत मोसेस मूसा भी, ये जितने कहते हैं, क्योंकि जब आप होते हो ना शेपर्ड बॉय और आपके जानवर चार रहे होते हैं तो आप फारिग होते हो, आप पर कोई काम नहीं होता, तो आप दरख्त के नीचे बैठ के सिर्फ सोचते हो कि ये दुनिया क्या है, मैं क्यों आया हूँ, मेरा मकसद क्या है। कहते हैं आई जस्ट यू स्टार्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग, और उससे आप में फिर ये एक नेचुरल पावर आ जाती है। सो अ ब्यूटीफुल थाट आई वुड से। ये जी मेरी सेकंड स्टोरी है। इनका नाम है अहमद शफीक साहब। अहमद शफीक साहब एक उकाड़े के पास, उकाड़े में ही समझ लें, आउटस्कर्ट्स में विलेज सा है, वहाँ पे वहाँ के ये रहने वाले हैं। और इनका फादर वाज लेबर का था, लेकिन इनको शौक़ था हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस का। इन्होंने पैसे इकट्ठे किए इधर, ये एक्चुअली हमारा लंदन में एक डेरा है जिसको हम डेरा कहते हैं, और उस डेरे में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनसे मिलके आपको बड़ी मोटिवेशन मिलती है। और अक्सर अताउल्ला ईसा खेलवी भी वहीं हमारे साथ बैठा होता है। हम अगर 5 लोग भी होंगे तो अताउल्ला साहब भी होंगे हमारा, वो हमें म्यूज़िक भी सुनाता है। बड़ा इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। जिस तरह यहाँ था ना पार्टी हाउस, कि सारे इंटेलेक्चुअल भी बड़े आते हैं, हसन निसार आता है अक्सर, नईम बुखारी भी आया होता है, ये बड़े वहाँ पे लोग आते हैं। तो वहाँ पे ये भी आते हैं अहमद शफीक साहब। तो ज़ाहिर है मैं भी वीकेंड पे होता हूँ, तो इकट्ठे उधर ही सारी रात वीकेंड गुजारना, तो दोस्ती एक हो जाती है। सो इन्होंने, इसको हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस का शौक़ था, फील्ड का। इसने पैसे इकट्ठे किए कहीं से इधर उधर से, और साइप्रस चला गया। साइप्रस में एक छोटा सा स्कूल था हॉस्पिटैलिटी का, वहाँ पे उसने एडमिशन ले लिया। बट ही वॉज़ वेरी ब्राइट। तो जो वहाँ का प्रिंसिपल था उसको लगा कि इसमें बहुत पोटेंशियल है इस लड़के में। उसने अपना एक लंदन में उसका फ्रेंड था जो प्रिंसिपल था वहाँ बहुत बड़े कलनरी स्कूल का, उसने कहा जी आई गॉट अ वेरी गुड बॉय फ्रॉम पाकिस्तान, सो व्हाई डोंट यू टेक हिम ओवर। तो ये साइप्रस से उठ के वहाँ चले गए अहमद शफीक साहब, और वहाँ पे इन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया और प्रॉपर डिग्री ली कलनरी आर्ट्स की, हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस की। और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि मैंने वापस पाकिस्तान आके बिज़नेस हॉस्पिटैलिटी का शुरू करना है। तो बॉर्नमथ जो थे लंदन में जो था स्कूल, उन्होंने कहा जी लेट्स हैव अ जॉइंट वेंचर, इकट्ठे चलते हैं, इकट्ठे वहाँ करते हैं, खोलते हैं हॉस्पिटैलिटी का स्कूल। वो फिर कू हो गया मुशर्रफ का, नवाज शरीफ मुशर्रफ का कू, तो वो बैकआउट कर गए। उन्होंने कहा जी अनसेफ है पाकिस्तान, वहाँ तो मार्शल लॉ लग गया, तो वी कांट गो। उन्होंने कहा तुम भी ना जाओ,
तुम इधर ही रहो, तुम बहुत ब्राइट हो, तुम में बहुत तुम्हारा पोटेंशियल है, यू विल एक्सेल इन यूके। लेकिन ही सेट कि मैंने माइंड बना लिया होगा, मैंने पाकिस्तान जाके शुरू करना है। ये वापस आ गए लाहौर। इन्होंने MM आलम रोड पे फ्रेडीज़ के पीछे एक छोटा सा घर लिया किराए पे, उसमें इन्होंने कोथम के नाम से हॉस्पिटैलिटी का स्कूल शुरू किया और उसमें 12 स्टूडेंट थे जो इनके दोस्तों के बच्चे थे। कहते मैं जिसके पास जाता था वो कहते जी अच्छा अपने बच्चे को मतलब ऐसे बावर्ची बनाना है, ऐ तो कोई काम नहीं हैगा। आहिस्ता आहिस्ता लोग आने शुरू हुए और इस वक्त इनकी ये पोजीशन है कि इनके 20 स्कूल हैं, 20 स्कूल फ्रॉम कराची टू स्कर्दू, कोथम के नाम से, कॉलेज ऑफ टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। और 10,000 स्टूडेंट इनके पास एक टाइम पे होता है, 10,000। अगर आप हर एक से देखो 3 से 5 लाख चार्ज भी करते हो तो ये करोड़ों में गेम जाती है। लेकिन उनका मकसद और था, वो मैं आपको बताता हूँ कितना उनका नोबल था मकसद। और अब ये 2 खोल रहे हैं, एक लंदन में, एक बर्मिंघम में, एक ये पोर्चुगल लिस्बन में खोल रहे हैं। सो ही इज़ नाउ मेकिंग इट कोथम ग्लोबल। सो ये वो लड़का है जो अपने पैशन पे उकाड़े से निकल के आप किस लेवल पे पहुंच गया है। इसका आप स्कूल विज़िट करोगे तो यू विल सी ये नहर के ऊपर कोथम है। और द वे दे कंडक्ट, इनका यूनिफॉर्म देखो आप, प्रोफेशनलिज्म देखो। और जिस दिन मैं गया था वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मास्टर शेफ़ आई हुई थी सिर्फ लेसन देने के लिए स्टूडेंट्स को। ये इनका ऑफिस है, ये हमारा कॉमन फ्रेंड है, लंदन से आया हुआ था। ये मुझे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अपना पूरा जो है कोथम का। जस्ट लुक एट द यूनिफॉर्म और इनका पूरा सेटअप। ये हम जब लंदन में होते हैं तो हमारा ये साथ ही फ्लाइंग क्लब है, हम इकट्ठे ही जाते हैं एंड वी हैव अ नाइस फन देयर। ये अताउल्ला ईसा खेल भी अक्सर बैठे होते हैं हमारे वहीं पे। ये अहमद शफीक साहब हैं, अताउल्ला ये मैं हूँ। सो वी हैव अ नाइस फन देयर। और ये इनका ये स्कूल है। ये क्लासेस हो रही हैं इनकी कोथम में। ये इनके सर्टिफिकेट्स वगैरह, इट्स ऑल इंटरनेशनल। इसमें लोकल फील नहीं आती आपको यहाँ पे। ये इस तरह के मास्टर शेफ्स आते हैं वहाँ पे। और दिस इज़ द कोथम। सो ये आप देखो। और इनकी एक बात मैं सिर्फ आपको एंड पे मैं एक ख़ास कोट करता हूँ हर बंदे का। इन्होंने कहा कि जब मैं जाता था ना दुबई, अबू धाबी या कहीं भी, दोहा वगैरह, तो होटल में मैं ठहरता था तो कोई मुझे पाकिस्तानी वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी में नज़र नहीं था आता। चौकीदार ज़रूर होता था एक पठान बाहर, अंदर कोई। और ये इतनी बड़ी फील्ड है, इसमें जितने आपके स्टीवर्ड्स हैं एयरलाइंस के, ये वो मतलब, और टूरिज़म है, होटल मैनेजमेंट है, इतना ये वाइड फील्ड है। और इसने कहा कि हमारा कोई बच्चा नहीं होता इसमें। और इवन नेपाल, इतना सा मुल्क है नेपाल, कहते हैं नेपाल के बच्चे आपको हर होटल में मिल जाते हैं। तो ही सेड, बड़ी उन्हें प्यारी बात, उन्होंने कहा अब मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप किसी होटल में जाएं मिडल ईस्ट में, इधर उधर, कोथम का बच्चा आपको मिलेगा वहाँ पे। सो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट आई वुड से। सो अब आप यंग लोग हो तो मैं आपको और एक यंग स्टोरी सुनाता हूँ। ये एक लड़की है, इसका नाम है ज़ारा खान। ये ग्रामर में थी, यहाँ ग्रामर स्कूल में। वो मुझे बाद में पता चला कि मेरे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड की बेटी है ये। सो शी वॉज़ इन ग्रामर स्कूल लाहौर। और इसके माँ बाप को शौक़ था कि ये डॉक्टर बने। डॉक्टर तो ये इसको शौक़ नहीं था, इसको भी शौक़ था कनरी साइड का। तो जब तक तो पाकिस्तान थी, ज़ाहिर है बच्चे अंडर प्रेशर होते हैं जो माँ बाप कह दें। फिर लकीली ये कनाडा चले गए, टोरंटो। अब आप जब कनाडा होते हो फिर आप बच्चों को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर उनकी अपना विजन, अपनी मर्ज़ी है, बाहर वो जो करना चाहें, जो फील्ड हो। बल्कि वो तो मेरा अपनी फैमिली में है। मेरी जो बहन का बेटा है बिलाल अशारी, आपने नाम सुना होगा, जिसने मौला जट बनाई है, तो वो मेरी बहन का बेटा है। और वो जब मूवी मेकिंग में जाने लगा था तो हम सब ने कहा था कि यार ये क्या कर रहे हो तुम, सिर्फ माँ ने साथ दिया था। उसने सैन फ्रांसिस्को जाना था अमेरिका टू लर्न मूवी मेकिंग। तो सारी फैमिली अगेंस्ट थी कि हमारे तो पूरी फैमिली में किसी ने फ़िल्म नहीं बनाई, तो ये किधर जा रहा है। बहरहाल वो अमेरिका चला गया, उसने पूरी उसकी ट्रेनिंग ली मूवी मेकिंग की। पहले उसने वार बनाई, फिर उसने मौला जट बनाई, और उस वक्त माशाल्लाह वो 30s में है और मिलियंस उसके इकट्ठे हो गए हैं। इंग्लैंड में रिकॉर्ड ब्रेकिंग, अमेरिका रिकॉर्ड ब्रेकिंग। आप सब ने हमें मौला जट देखी होगी, अक्सर आपने देखी होगी ना। तो देख, ये आजकल बच्चों को रोकना नहीं चाहिए, जो वो करना चाहे ना। हर फील्ड में देयर इज़ सक्सेस स्टोरीज़।
लेट देम डू व्हाट देयर पैशन इज़, कभी फोर्स ना करो बच्चों को अगेंस्ट देयर विल। तो ये ज़ारा जो थी इसने फिर कनाडा में अपना शौक़ पूरा किया, केक्स बनाती थी खुद ही, फिर उसके केक्स हिट हो गए, वो वेडिंग केक 3 स्टोरी टाइप, ये वो लोगों ने ऑर्डर देने शुरू, फिर ये लंदन आ गई। लंदन इसकी फ्रेंड थी, उससे मिलने आई, इसको लंदन बहुत पसंद आया, इसने कहा मैंने यहीं कैरियर बनाना है। फिर इसने एडमिशन ले लिया, वहाँ गॉर्डन रैम्जे है, हु इज़ द वर्ल्ड नंबर 3 शेफ़ इन द वर्ल्ड, 17 मिशेलिन स्टार। एक फ्रेंच 21 है, फिर ये ही इज़ नंबर 3। और उसने कहा यू आर द फर्स्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट इन माई इंस्टीट्यूशन। ज़्यादा एक्सपेंसिव भी था बहरहाल। पहली वो गॉर्डन रैम्जे के स्कूल में वो एडमिशन उसकी वो थी, पाकिस्तानी स्टूडेंट, बट शी वॉज वेरी ब्राइट, एक्स्ट्रा ब्राइट। फिर उसने ग्रेजुएशन करके तो 2 साल मार्केट रिसर्च की पूरे लंदन की। बेस्ट जो स्पॉट्स थे ना लंदन के 3, जो कि इतने एक्सपेंसिव वैसे ही हैं कि वहाँ सिर्फ अरबी कतरी होते हैं बस, वहाँ इसने 3 जगह सेलेक्ट की, अपना थीम सेलेक्ट किया, और फिर इसने बुटीक कॉफ़ी हाउसेस खोले हैं वहाँ पे 3 इस वक्त, और तीनों माशाल्लाह इतने चलते हैं कि वहाँ लाइन लगी होती है क्लाइंट्स की। और जस्ट लुक एट इट, इसका ये फाया के नाम से इसकी ब्रांड है, और द वे शी, ये इसका क्राफ्टेड मेन्यू होता है, ये ईडेबल फ्लावर्स हैं, इनको भी आप खा सकते हो, ये सारा वो क्रिएट करती है अपना मेन्यू। ये हम बैठे हुए हैं, ये मेरे फ्रेंड हैं डॉक्टर तैयब, और ये वी आर सिटिंग टुगेदर। और ये आप ज़रा पीछे देखें, जो इसका थीम है कि पूरी वॉल्स पे फ्रेस्कोज़ हैं, स्पेशल आर्टिस्ट इसने बुलाए रोमेनिया वगैरह से, उन्होंने पूरी इसकी वॉल्स को पेंट किया। और ये इसका बर्गर देखें, मल्टी स्टोरीड बर्गर है इसका। ये डिज़र्ट्स उसके स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़र्ट्स हैं, और हम अक्सर कड़क चाय पीने जाते हैं वहाँ पे। जब भी हम लंदन में खाना वाना खा के वी गो देयर टू हैव कड़क चाय, ऑल फ्रेंड्स, ये भी हम इकट्ठे बैठ के वहाँ चाय पी रहे हैं। जस्ट लुक एट द वॉल्स। ये इसका पिज़्ज़ा भी बहुत फेमस है वहाँ पे। और ये इसके 3 लोकेशंस हैं। मार्बल आर्च इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस, जहाँ पे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और एजवियर रोड आके मिलते हैं कॉर्नर। ये बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि सारे अरबों का ये हब है, जितने अमीर अरब कोयती वगैरह उनका ये हब है। सो वहाँ पे उसने अपना ये बनाया है। जस्ट लुक एट इट, द आर्ट वर्क ऑफ हर। और ये इसका मेन्यू कार्ड है, ब्यूटीफुल। और ये अपने शेफ़ के ड्रेस में है, ख़ुद करती है कुकिंग और शेफ़ का ख़ुद काम करती है। सो अमेजिंग स्टोरी अगेन। एक लड़की लाहौर से उठ के लंदन के मोस्ट पॉश एरिया में 3 बुटीक कैफ़े चला रही है, और यू कैन इमेजिन जिसकी लाइनें लगी होती हैं वहाँ पे लोगों के अंदर जाने के लिए। तो फिर मुझे बाद में जब मैं इसका इंटरव्यू लेने गया तो मैंने कहा तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, तो इसने बताया। मैंने कहा अपने बाप को फ़ोन मिलाओ, फिर इसने फ़ोन मिलाया। फिर मैंने कहा यार तेरी बेटी ने तो कमाल कर दी है इधर। तो आई न्यू हिज फादर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये एक डॉक्टर है जी, इसका नाम है आसिफ हमायूं, और ये लिया से बिलोंग करता है। और कहते हैं कि हमारा जो एरिया था वो इतना बैकवर्ड था लिया में कि हमारे कहावत मशहूर थी वहाँ पे कि अगर कोई बच्चा खजूर के दरख्त पे चढ़ता था ना ऊपर, तो माँ बाप परेशान हो जाते थे कि बड़ी दूर चला गया हमसे। तो कह रहा था हमारे लिए बाहर आना तो वॉज अ ड्रीम कि हम कभी इंग्लैंड अमेरिका भी जा सकते हैं। सो इसने बारह निश्तर से MBBS किया मुल्तान से, और यहाँ पे पहले लोकल जॉब्स कर रहा था थोड़ी बहुत डिस्ट्रिक्ट्स में इधर उधर, लेकिन ब्राइट था, एक्स्ट्रा ब्राइट था ये लड़का। तो इसको पिक कर लिया। हमारे एक डॉक्टर हैं जावेद अकरम, ही वॉज प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है वो, उसने इसको FCPS करवाया। तो बड़ा ब्राइट था। तो एक दिन जी उसके ऑफिस में बैठा हुआ गया कोई केस डिस्कस करने। ये मैं कह रहा हूँ लक भी बड़ी कभी काउंट करती है राइज़ करने में। हार्ड वर्क, लक और आपका जो शौक़ है, पैशन। मेरे ख्याल में ये 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पैशन, किसी चीज़ का भी पैशन होना चाहिए आप में। सेकंड इज़ द हार्ड वर्क, और फिर थोड़ा सा रोल लक का भी आ जाता है, कभी किस्मत भी इंसान की साथ दे जाती है। तो ये उस दिन ऑफिस उसके गया, तो वहाँ पे एक लंदन से आए हुए थे डॉक्टर। तो इसने कोई केस डिस्कस किया, तो इज़ ओवरहर्ड। तो उसने इसके जाने के बाद उसको कहा जावेद अकरम को कि इज़ अ वेरी ब्राइट बॉय, तो सेंड हिम टू लंदन। तो इस बेचारे ने उधार लिए लोगों से पैसे, क्योंकि टिकट के भी पैसे नहीं थे। उधार लेके इसने टिकट लिया और लंदन आ गया। ये 2004 की मैं बात बता रहा हूँ, बहुत पुरानी नहीं है।
2004 में ये लंदन आया है और ये इसकी क्लिनिक एक हार्ले स्ट्रीट पे है। हार्ले स्ट्रीट वो है जहाँ पे दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स आके बैठते हैं लंदन के अंदर। सो और 10 हार्ले स्ट्रीट इज़ द मोस्ट पॉश क्लिनिक इन लंदन। और ही इज़ एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ये जो हार्मोन को ट्रीट करते हैं, डायबिटीज़ वगैरह। लेकिन इसका एक इंटरेस्ट है ख़ास, वो है ओबेसिटी मैनेजमेंट। और आजकल क्योंकि ओबेसिटी इज़ अ डिज़ीज़, तो इसको वो मैनेज करता है थ्रू मेडिकल ट्रीटमेंट, नॉट थ्रू सर्जरीज़। और बहुत हाई सक्सेस रेट है। तो इसकी क्लाइंटेज इज़ ह्यूज। 3-4 इसके प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, साथ ही NHS में काम करता है। ये इसका वेटिंग एरिया है हार्ले स्ट्रीट का। सो यू कैन सी द शैंडलियर एंड पॉश लुक। ये इसका विजिटिंग कार्ड है, कितनी जगहों पे इसकी क्लिनिक्स हैं, कितनी डिग्रीज़ हैं इसके पास। ये इसकी दिस इज़ जस्ट वन ऑफ हिज कार, जो किया की कस्टमाइज कार है, जो कि स्पेशल क्लाइंट्स के लिए बनाते हैं। ये इसके साथ मैं खड़ा हूँ। ये इसकी लैम्बोर्गिनी है, जो कि अगेन इस कस्टमाइज डॉक्टर DR 6666। और ये आप इमेजिन कर सकते हैं, जो वहाँ सिर्फ अरबे गोरे रख सकते हैं, कोई पाकिस्तानी। लेकिन एक लइये के लड़के ने इस लेवल पे अचीव किया है। ये सब आपके लिए मोटिवेशनल चीज़ें हैं, आपके लोग कैसे। ये इसका गाड़ी का नंबर प्लेट है, इसकी क्लिनिक के सामने खड़ी थी। ये इसका अगेन अपना क्लिनिक है। जस्ट लुक एट द डेकोर। ये हम इकट्ठे वहाँ पे थे लंदन में। फिर हमारी ये मीटिंग एक थी, एक खातून, इसकी भी मैं स्टोरी आपको सुनाता हूँ, शुमाइला की। वहाँ पे हम मीटिंग कर रहे थे कि वहाँ पे एस्थेटिक क्लिनिक्स, क्योंकि इसका एस्थेटिक्स में भी रोल है, वो कैसे की जाए। राइट। सो मेरे ख्याल में 1-2 स्टोरीज़ में और आपको सुना देता हूँ बिफोर वी लीव। ये एक लड़की है शुमाइला, ठीक। ये लाहौर की लड़की है और ये 2000 में लंदन आई अपनी 2 बेटियों के साथ, डाइवोर्स्ड। पहले पाकिस्तान से बाहर नहीं थी निकली हुई कहीं पे ये। और शी जस्ट लैंडेड इन लंदन फ्रॉम नोवेयर। इसको नहीं था पता मैंने कहाँ जाना है, किधर। और 2 बेटियां साथ थी, डाइवोर्स थी बेटा। तो शी वो डाइवोर्स्ड, 2 बेटियों के साथ लंदन आ गई। लेकिन इसको शौक़ था ब्यूटिशन बनने का। शी वॉज इन टू ब्यूटी सॉर्ट ऑफ मेकअप्स एंड हेयर डूज एंड ऑल दैट। सो इसने कहा कि मैं लंदन में जाके सीखूंगी काम। तो और जॉब्स की, पहले किसी ब्यूटी पार्लर पे छोटी मोटी जॉब्स की, काम सीख लिया, क्योंकि टैलेंट था, बेसिक टैलेंट शुमाइला में बहुत था। शी लर्न द आर्ट ऑफ ब्यूटिशन। और उसके बाद अब ये हालात हैं इसके कि इसके लंदन में 11 ब्यूटी पार्लर्स हैं। और वो ब्यूटी पार्लर नहीं है, दीज आर क्लिनिक्स। इसको कहते हैं एस्थेटिक क्लिनिक्स नाउ। एस्थेटिक्स क्लिनिक्स वो होती हैं जहाँ पे आप डर्मेटोलॉजिस्ट को भी हायर करते हो, प्लास्टिक सर्जन को भी करते हो। आपने इंसान को जवान करना होता है, बेसिकली रिजुविनेट करना होता है। ब्यूटिशन, ये बॉटक्स, शॉटक्स, फिलर, ये वो जितना आजकल आया हुआ है काम, वो सब आप करते हो एस्थेटिक्स क्लिनिक में। यहाँ कोई वो नहीं करती, पेडिक्योर मैनिक्योर नहीं करती है, शी डज क्लिनिक्स। और अब इसके 11 क्लिनिक्स हैं। 12वां ये स्टेट ऑफ द आर्ट बना रही है आजकल, ज़बरदस्त। ये शुमाइलाज़ लंदन है इसका एक पार्लर। अकम्पलिशमेंट्स हैं इसकी, कितने सर्टिफिकेट्स इसको मिले हुए हैं वहाँ पे। ये इसका घर था, ये मेरे साथ प्लास्टिक सर्जन ले गया था, इनकी मैंने मीटिंग करवानी थी। ये इसका हस्बैंड है और वेरी हॉस्पिटेबल। उसके घर जाओ तो शी विल एंटरटेन यू लाइक एनीथिंग। ये अगेन इसकी देखें जो लड़कियाँ वहाँ पे होती हैं, सो वेल ड्रेस्ड एंड प्रोफेशनल, वेरी वेरी प्रोफेशनल। और ये हमारा, ये उसका घर है। और इसका पीछे बैक पे इसका ये जो है पगोडा सा है। ये मैंने इसको घर बुलाया था, अपने घर लाहौर आई हुई थी, क्योंकि इसका एक लाहौर में भी है, MM आलम रोड पे, शुमाइलाज़ के नाम से। लेकिन वो इसकी मैनेजर चलाती है, ख़ुद यहाँ पे नहीं होती वैसे। तो ये मेरे घर में इनको मैंने बुलाया था। ये बिलाल अशारी है, तो इसको शौक़ था बड़ा कि मुझे बिलाल से मिलवाओ। तो फिर मैंने इनको अपने घर पे एंटरटेन किया था सम टाइम बैक। राइट, सो दिस वाज अनदर स्टोरी। और एक मैं आपको बात बताऊं, बहुत टचिंग बात है कि इसका हस्बैंड जो है ये मोंटी है। और इससे मेरा ताल्लुक़ ऐसे बना कि मैं, एक हमारे साथ शॉप थी सिख की, तो वहाँ पे इसका हस्बैंड मोंटी आता होता था, तो मैं भी अक्सर जाके गपशप करता था वहाँ पे। तो एक दिन उसने, वो आया हुआ था, तो उसने मुझे कहा कि इनकी दिवाली पार्टी है वहाँ पे घर पे, तो
उसको कह रहा था, इसके हस्बैंड को, मोंटी को, कि तुम्हारे घर दिवाली पार्टी है तो डॉक्टर शहजाद को ले जाओ, क्योंकि ये लिखते बहुत हैं आजकल, तो ये हो सकता है तुम्हारे कोई मैगज़ीन के लिए तुम्हारा इवेंट कवर करें। तो उसने मुझे बुला लिया, उसने कहा जी मेरे घर आ जाओ। मुझे तो पता कि वो शुमाइला के साथ उसका क्या रिलेशन है, वो सिख था बेसिकली। मैं खैर चला गया उसके घर। तो पहले तो मैं घर जाके परेशान हो गया ना, क्योंकि उसको लेन कोई कहते हैं मिलेनियर्स लेन, वहाँ सारे 2-3 मिलियन के घर हैं सारे, और प्लस वहाँ बाहर रोल्स रॉयस बेंटलीज खड़ी थी। तो मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये उसका मोंटी का ये स्टाइल होगा। तो खैर मैं अंदर अभी जा रहा था तो साथ ही पीछे से शुमाइला आ गई, मैक्सी ब्लैक पहनी हुई, फ्लोइंग सा ड्रेस, और तो वो कहते हैं मीट माय वाइफ शुमाइला। तो मैं 2 मिनट के लिए परेशान हो गया, मैंने कहा शुमाइला साउंड्स वेरी पाकिस्तानी नेम, ये कहाँ से तुम्हारी भी? कहते नहीं मैं शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ फ्रॉम लाहौर। तो फिर खैर शुमाइला के साथ मेरी गपशप शुरू हो गई। तो शी सेड कि ये मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट था, ही इज़ अ नाइस गाय, सो वी गॉट मैरिड एंड ये वो। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि जिस दिन हम इसके पास नाश्ते पे गए हैं वो रमज़ान का महीना था, और मेरे साथ एक फ़ास्ट नहीं था कर रहा, मैं फ़ास्ट कर रहा था। तो जब नाश्ता हो गया तो मैं नहीं था ले रहा, शुमाइला भी नहीं ले रही थी, तो वो तो मुझे आइडिया हो गया कि शी इज़ फास्टिंग। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो जो सिख हस्बैंड था उसका, मोंटी, वो भी नहीं ले रहा था। तो मैंने मोंटी को कहा, मैंने कहा वाई डोंट यू हैव समथिंग? तो कहते नो, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। मतलब कि वो आप सोचो कि यहाँ कितना हम रिलीजियस इंटॉलरेंस है और ये वो, और वो एक सिख हो के सिर्फ इसलिए नहीं था खा रहा कि उसकी बेगम का रोज़ा है, तो इट डज़न्ट लुक नाइस के आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई शुड ऑल्सो शुड बी हैविंग। सो इसलिए हर स्टोरी के साथ मेरा एक 1 लाइनर होता है जिससे मैं कन्वे करता हूँ कि उनकी एक्चुअल नेचर और उनका हम्बलनेस और डाउन टू अर्थ वो कितने लोग हैं इस लेवल पे पहुँच के भी। सो ये एक बहुत बड़ी, इसलिए मेरा कोई भी करैक्टर कोई थोड़ा मलिक रियाज नहीं है, मियाँ मंशा नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। इन सब लोगों ने कुछ इनहेरिट नहीं किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, पैशन से, हार्ड वर्क से और थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी आप कह लो, उससे इस लेवल पे पहुँचे। ऑलमोस्ट टाइम हो गया, लेकिन लास्ट में अपनी बहन की स्टोरी आपको सुना दूँ। ये मैं आपको बाद में कभी सुनाऊँगा, फरहान की, जो कि हॉस्पिटल बना रहा है बच्चों के लिए यहाँ पे, पहला कार्ड है, क्योंकि इसकी अपनी बेटी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ से उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद ये हॉस्पिटल बना रहा है। सो वेरी मोटिवेशनल स्टोरी। ये एक है जो कि मेयर ऑफ रॉचडेल है इंग्लैंड में, और ये इतना सा 4 फीट है, हड़प्पा से बिलोंग करता है, और इस वक्त मेयर ऑफ रॉचडेल है। ये कैसे बना, ये भी एक स्टोरी है। ये इसका नाम 100 सेलिब्रिटीज़ में आया है यूके की। ये उसका ऑफिस है मेयर का, यू कैन इमेजिन। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो हिटलर ने कहा था अपने बॉम्बर्स को कि तुमने इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय नहीं करना। उसको इतनी पसंद थी हिटलर को, उसने कहा था जब मैं इंग्लैंड फतह कर लूँगा तो मैं इसको अपना ऑफिस बनाऊँगा। यानी इतनी खूबसूरत ये बिल्डिंग है, वो कि वो उसने फतह नहीं किया फिर। तो अब ये सुल्तान साहब का ऑफिस है, हु बिलोंग टू हड़प्पा एंड हु इज़ अ डॉफ हु हैज़ गॉट अ हंचबैक। लेकिन उसमें एक अपनी कम्युनिटी के लिए डेडिकेशन थी, पूरे रॉचडेल के साथ उसकी 1-to-1 रिलेशनशिप थी। लेबर ने उसको टिकट दिया और वो ही इलेक्टेड एज MPA, फिर ही बिकम अ मेयर ऑफ रॉचडेल। सो अमेजिंग स्टोरीज़ हैं इसमें। ये मैं आपको स्किप कर जाता हूँ, और मैं लास्ट आपको, हाँ, ये इनके साथ मेरी बड़ी दोस्ती है। अमजद साकिब आप सब जानते हो, अखुवत इनकी है। सो ही इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड। सो इनकी भी मैं स्टोरी से, अखुवत यूनिवर्सिटी में मैं गया था, ये मुझे लेके गए थे। इसमें 2 कॉन्सर्ट मैं आपको बताऊंगा। ये इनकी थी टक शॉप अखुवत यूनिवर्सिटी में, और इसमें ये सारी चीज़ें पड़ी हैं। लेकिन ब्यूटी ये थी कि इसके साथ ये मनी बॉक्स था, ऑनेस्टी बच्चों को सिखाने के लिए। कोई कैशियर नहीं है, कोई इनको वॉच नहीं कर रहा बच्चों को, और बच्चे खुद ही चीज़ लेते हैं और मनी बॉक्स में एग्जैक्ट उतने। कहते हैं आज तक मुझे कभी ये नहीं हुआ कि पैसे कम हो और कोई चीज़ गायब हुई हो। ऑनेस्टी इस लेवल पे वो बच्चों को सिखा रहे हैं, अमेजिंग। और उनका माइक्रो फाइनेंसिंग तो प्रोग्राम ही मेरे ख्याल में दुनिया में, ये उनकी यूनिवर्सिटी है, कमाल यूनिवर्सिटी है, और आर्किटेक्चर उसका अमेजिंग। हाँ, और ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था उनका। जो हॉस्टल है ना अखुवत यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे 4 बेड्स हैं हर कमरे में। एक बेड के ऊपर पंजाब का लड़का है, एक पे सिंध का है, एक पे KPK का है, और एक पे बलूचिस्तान का है। रिमोट से भी लेते हैं ना।
और मकसद उनका ये है कि जब 4 साल ये इकट्ठे रहेंगे लोग तो इनकी आपस में हारमनी, एक दूसरे की ज़ुबान सीखेंगे, एक दूसरे का कल्चर, और उससे एक यूनिटी डेवलप होगी जो कि हमें बड़ी ज़रूरत है इस वक्त नेशनल लेवल पे। सो ये ग्रेट माइंड थिंग्स डिफरेंटली आई वुड से। ये उनके साथ, उनके घर पे मेरी तस्वीर है अमजद साकिब साहब के साथ। हाँ, ये मैंने आपको एंड पे अपनी बहन की स्टोरी सुनानी थी, 5 मिनट और मिले। ये मेरी सिस्टर है, इसका नाम है ज़रका, और ये NGO चलाती है। शी इज़ अ सोशल वर्कर, बिग टाइम सोशल वर्कर। और इसने जब मुझे अपना प्रोजेक्ट बताया था कि मैं ये करने लगी हूँ तो मैंने इसको मना किया। मैंने कहा ये बिल्कुल ना करो, इट्स वेरी डेंजरस, यू विल गेट इनटू ट्रबल। और प्रोजेक्ट ये था कि जो रेड लाइट एरिया है लाहौर का, हीरा मंडी जो है, वहाँ जितने बच्चे हैं उनको मैंने एजुकेट और ग्रूम करना है। मैंने कहा ये उनका जद्दी पुश्ती पेशा है, वो तो तुम्हें एक दिन ही टिकने देंगे यहाँ पे। बहरहाल शी इज़ वेरी डिटर्मिन्ड। ये फिर एक दफ़ा जो माइंड में बना लेती है। इसकी NGO है SID, सस्टेनेबल इंटरवेंशन ड्राइव, SID, सस्टेनेबल इंटरवेंशन ड्राइव, इंटरवेंशनल ड्राइव। इसने वहाँ पे रेड लाइट एरिया में टकसाली गेट, जहाँ पे टिब्बी और वो सारा कुछ एरिया है, वहाँ उसने पहला अपना कम्युनल हब बनाया। ये इसका कम्युनल हब है, ये लगा हुआ है। और इसने फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को, वहाँ जितनी नायकें वगैरह होती हैं, क्योंकि वहाँ एक्चुअली अब ज़्यादा काम हो रहा था ट्रैफिकिंग का। बच्चियाँ, आप सोचो कि अंडर एज 8-10 साल की भी बच्चियाँ, नादरा से उनके जाली वो बनवाते थे बर्थ सर्टिफिकेट, उनको 16-18 साल की शो करते थे, किसी को दुबई, किसी को अबू धाबी, इधर उधर सबको एक्सपो। सो दैट वाज गोइंग ऑन देयर, ट्रैफिकिंग। अब तो डांस वगैरह इतना नहीं होता, तो ट्रैफिकिंग वाज द मेन। और जितने लड़के थे वो सब ड्रग एडिक्ट्स या वो जो ब्रोकर टाइप होते हैं उस टाइप के थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ उन बच्चों की क्या 2 साल में कितने ट्रांसफॉर्म हुए। तो पहले इसके पास कोई भी नहीं आया, जाती थी तो वो कहते थे जी नहीं सॉरी, हमने तो बच्चों को आपको कामों पे लगाया हुआ है, हम तो नहीं भेजेंगे। लेकिन इसने उसको आर्गुमेंट उनको दिया। इसने उनसे पूछा कि इनकी कितनी है प्रोडक्टिव एज, कितनी है, कितनी देर तक आपको कमा के खिलाते हैं। तो उन्होंने कहा जी जब 10-12 साल के ये होती हैं तो हम इनको लगा देते हैं धंधे पे, बाय द टाइम दे आर 30 देन कस्टमर डजंट कम। तो इसने कहा कि मैं अगर उनको एजुकेट करूँगी और वो नौकरियां करेंगे ना तो वो आपको मरते दम तक खिलाएंगे, सारे बच्चे आपके। आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस होने शुरू हो गए, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 4, अब उसके पास 200 से ज़्यादा बच्चे हैं, 3 उसके कम्युनल हब हैं वहाँ पे। और अमेजिंग वो बच्चे हैं, आप उनसे बात करोगे आपको लगेगा ये इवन बीकन हाउस और ग्रामर के बच्चों से भी वो एक लेवल ऊपर है। सो दैट इज़, ये देखिए कम्युनल हब, ये बच्ची ने पहना हुआ है जो कि हो सकता था कोई प्रोस्टिट्यूशन में जाती या ड्रग ट्रैफिकिंग में कहीं बाहर होती। अब उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ये कनेक्टेड है विद द रियल वर्ल्ड इस वक्त। इनकी कंप्यूटर लैब आप देखें, आपको लगेगा कि वो बच्चे जो हैं दे आर, और ये उनकी सब की ना मदर ट्रीसा है बेसिकली। इसको ये ऐसे बच्चे देखते हैं कि जैसे वाकई एक मदरली फिगर होता है। ये इनकी लैब है, कंप्यूटर लैब है सारी। और बाकायदा सुबह इनकी एक्सरसाइज होती है बच्चों की, जस्ट लुक एट इट, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। ये इनके क्लासरूम्स हैं, कितने नीट क्लीन। ये इनकी लाइब्रेरी है वहाँ पे, इट्स ऑल इन द रेड लाइट एरिया, टकसाली वगैरह के अंदर है ये सब। ये सब स्कूल के बच्चे हैं, कम्युनल हब का सब ने पहना हुआ है। ये इनका रोज़ वैल्यू ऑफ द मंथ लगाते हैं अपनी। और ये जो कैलीग्राफी वगैरह सीखते हैं, पॉटरी सीखते हैं यहाँ पे एज अ सॉर्ट ऑफ हॉबी अपनी। फिर ये टूरिस्ट गाइड भी बना रही है, एक इसका जो है वो टूरिस्ट गाइड बन रहे हैं। और ये फिर मुझे लेके गए थे पूरे अंदरून शहर, इन्होंने मुझे गाइड किया था टूरिस्ट। ये भी स्कूल की इनकी तस्वीरें, ये मुझे वो अंदरून शहर लेके गए थे बाज़ार के अंदर। वहाँ पे ये बच्चों ने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया एक एक चीज़ अंदरून शहर की। और ये पूरा ये दिल्ली गेट पे हमारा वो इनका टूर था। ये हवेली फ़कीर हवेली है अंदरून शहर में, यहाँ ये उन्होंने मुझे हर एंटीक को एक्सप्लेन कर रहे थे, इतने ये वेल इन्फॉर्म्ड। और इसके साथ इसने वोकेशनल भी बनाया है कि जितनी उनकी नायकें वगैरह थी उनके लिए उसने माइक्रो फाइनेंसिंग शुरू की, अखुवत के साथ मिलके वहाँ बैंक बनाया है उनको वो लोन। क्योंकि एक्चुअली ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि जितने इनके स्पॉन्सर्स थे ना प्रोस्टिट्यूट्स के,
उन्होंने इनको लोन दिए होते थे और वो ये लोन रिटर्न नहीं थे कर सकते, तो उसकी वजह से उनके वो सॉर्ट ऑफ कहते चुंगल में फंसे हुए थे। तो इसने अखुवत के साथ मिलके माइक्रो फाइनेंसिंग शुरू की, उनके कर्ज़े उतारे, उनको सिलाइयों की मशीनें लेके दी हैं और ये वो ड्रेसेस बनाती हैं वहाँ पे, वेडिंग ड्रेसेस वगैरह, वही ख़वातीन। फिर ये मुझे लेके गए थे इलामा इकबाल जहाँ बैठते होते थे, ये भी रेड लाइट एरिया के अंदर है स्ट्रीट, ये वो थड़ा है जिस पे इलामा इकबाल बैठ के उनका नाम भी लिखा हुआ है, बैठा करते कि। और ये वहाँ पे वो जो इनकी कैंटीन है, ये सारी प्रोस्टिट्यूट्स हैं जो कि अब हमें खाना बना के उस वक्त खिला रही थी। और ये एक है बच्चा जो कि इतना अच्छा नाते पढ़ता है, ज़बरदस्त मतलब। और ये सबसे मज़े की स्लाइड है, उसका एक एरिया प्रे एरिया है। और ये जो खातून है इस वक्त बैठी हुई, ये कराची में कैबरे डांसर थी, तो वहाँ से ये लाहौर आ गई। और जब इसको ये पता चला कम्युनल हब का सारा, तो शी ऑल्सो कन्वर्टेड और ये कुरान शरीफ आप इनसे पढ़ रही और समझ रही है। और ये अखुवत का इसने साथ वो बैंक बनाया हुआ है वहाँ पे, और यहाँ से इनकी माइक्रो फाइनेंसिंग होती है और ये पूरा ग्रुप उनके साथ है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसका नाम ज़रका क्यों है मेरी बहन का। ये लास्ट मेरा पार्ट। ज़रका इसलिए नाम है कि जब ये पैदा हुई तो मेरे फादर के दोस्त थे रियाज शाहिद, तो ये शान एक्टर है, इसके फादर उस वक्त। तो वो जब हॉस्पिटल मुबारक देने आए ना, तो उन्होंने पूछा मेरे फादर से कि इसका नाम रख लिया है। उन्होंने कहा जी अभी तो नहीं रखा। तो उसने कहा जी मैं आपको एक नाम सजेस्ट करता हूँ, इसका नाम आप ज़रका रखें। तो मेरे फादर मदर ने कहा ये तो बड़ा अनजू, हमने तो कभी ये नाम ही नहीं सुना, ज़रका ये क्या नाम है, कौन। इसने कहा जी मैं एक मूवी बना रहा हूँ ज़रका, जिसके अंदर शी इज़ अ फ्रीडम फाइटर, और एक दिन आपकी बेटी जो है ना वो एक मतलब फ़ाइटर बनेगी। तो मैंने उसको ज़रका को कहा, मैंने कहा तुमने तो वाकई अपने नाम का, और वो ज़रका बड़ी मशहूर हुई थी, उसने डायमंड जुबली की थी, जिसका वो एक बड़ा मशहूर गाना है, रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है वो नीलों के ऊपर। डायमंड जुबली उस वक्त की मूवी थी वो ज़रका। तो वो फिर मैंने कहा ज़रका तुमने तो अपने नाम की बड़ी इज़्ज़त रख ली है, तुम तो वाकई फ़ाइटर हो। तो ये होता है फाइट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस। उसका स्लोगन था कि दीज आर द चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर चाइल्डहुड, यानी कि इन बच्चों को जो चाइल्डहुड मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, ठीक है। और मैंने इनको फिर सिर्फ इनका चाइल्डहुड दिया वापस, और मैंने कुछ नहीं किया। सो दैट इज़ अ ग्रेट थॉट, ठीक है। आई थिंक दैट इज़ द एंड ऑफ माई टॉक।